For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है और आज हम EIS का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 5 पढ़ेंगे। सर पार्ट 4 में क्या पढ़ा था रिकॉल कर लो। हमने पार्ट 4 में पढ़े थे मैनेजमेंट कंट्रोल और वहां पे हमने पढ़ा था टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कंट्रोल्स पढ़े थे। उससे पीछे हमने पार्ट नंबर 3 पढ़ा था एंड पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। उसके अलावा हमने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पढ़े थे कि आग लग जाएगी तो क्या होगा, लॉजिकली कोई आपका डेटा उड़ा लेगा तो क्या होगा। तो वो बात हमने पढ़ी थी पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, आई बात समझ। तो आज हम बढ़ते बढ़ते EIS के चैप्टर नंबर 3 पार्ट 5 पे आ गए हैं। कोशिश करेंगे आज अपना बैच कंप्लीट करने की। आज लास्ट क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 3 की, बस क्लास खत्म। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, सर DBMS आज ही करेंगे, सर DBMS का एडवांटेज आज ही करेंगे, सर ब्लॉकचेन 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में कि ब्लॉकचेन कैसे करना है। तुम्हें रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव क्लास लें। एक अगली मतलब आज के अलावा एक क्लास तो और होगी मेरे पास आज 2 ऑप्शन थे कि मैं 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे के आसपास तक क्लास लूँ, एक्सटेंडेड कर दूं, या फिर 5 बजे तुम्हें छोड़ दूं, बोलूं टाटा बाय बाय, एक घंटे के लिए नेक्स्ट क्लास में और आ जाना। तो मैंने फिर यही सोचा कि 1 घंटे के लिए नेक्स्ट क्लास में और आऊंगा, बिकॉज तुम यही बोलोगे सर नहीं नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ना सर। कोई बात नहीं, हमारा FM का बैच तो खत्म हो ही गया है, ऑडिट हो ही गया है, आप खींच लो एक क्लास और, ऐसा ही बोलोगे तुम। बाकी बता देना अगर आज तुम्हें लगता हो कि आज ही खत्म करना है तो हम आज ही खत्म कर लेंगे ब्लॉकचेन भी। श्रेयांश गुप्ता गुड आफ्टरनून, आदित्य गुड आफ्टरनून। आज की क्लास शुरू करते हैं अब। तो पेज नंबर निकाल लेंगे बेटा 182, पेज नंबर 182 आप निकाल लेंगे 182। श्रेयांश गुप्ता का मैसेज आ गया, से एक्सटेंड कर लो, आज ही खत्म कर दो। ओके श्रेयांश, बाकी सब बच्चे आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दीक्षा भी कह रही है सर आज ही ले लो। ओके वेरी गुड, देखते हैं, पहले खत्म तो कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस। फंक्शंस के हिसाब से 2 फंक्शनैलिटी हैं जो कंपनी को परफॉर्म करनी है, एक तो मैनेजरियल लेवल पे, एक एप्लीकेशन लेवल पे। अच्छा, जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 टाइप की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2 टाइप की बात कर सकते हैं। एक तो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और एक उसके अंदर लगे हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस की, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की। ये HR का है, ये अकाउंट्स का है, ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है, और ये सब के सब किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे, तो उनकी बात करेंगे। तो दोनों टाइप के यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ने की बात करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में जो रिस्क है उनको नहीं, उन रिस्क से बचने वाले कैसे कैसे कंट्रोल्स होते हैं। जब मैं आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ना इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमने कहाँ पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो जो बच्चे इसको एज अ अमेंडमेंट क्लास देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना प्लीज, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सर अगर हम इस लैपटॉप की बात करें या इस डेस्कटॉप की बात करें, ये बगल में हमने लगा दिया, ये कीबोर्ड सब इससे कनेक्टेड है, माउस भी इससे कनेक्टेड है। तो अगर ये एक हमारे घर में रखा हुआ PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, और इसको हमने सर्वर से कनेक्ट कर रखा है क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड, तो आप मुझे बताएंगे कि टोटलिटी में अगर आपको कोई भी काम करना होता है, आप सिंपल भाषा में से क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो आप बोलोगे सर एक कंपोनेंट तो ये हो गया, इसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। सर एक कंपोनेंट ये हो गया, इसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है,
सर एक आप कुछ स्टोरेज यहाँ भी रख सकते हो या फिर सारा डेटा यहाँ रख सकते हो। जहाँ डेटा रखोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज कोई आज हम बड़े वर्डों में यूज करेंगे और हम उसको बोलेंगे डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है आज ही समझेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज को हमने स्टोरेज ना बोल के क्या बोला आज के दिन क्या बोला, डेटाबेस, ठीक है। और सर यहाँ से वहां तक जाने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। मेरे लैपटॉप से सर्वर तक जा रहा है वायरलेस बेस्ड नेटवर्क पे या वायर बेस्ड नेटवर्क पे, तो हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। सर ये जो डेटाबेस है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा। मैंने कहा हाँ, मतलब एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हाँ सर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ईआरपी लगा होगा। हाँ, उस ईआरपी में काफी सारी एप्लीकेशंस होंगी। एचआर के लिए ये सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स के लिए ये सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर, और सबके सब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होंगे, सब जुड़े हुए होंगे। हाँ, तो सर जो अंदर अंदर एचआर वेचआर लग रहे हैं वो क्या बेटा, वो हो गए एप्लीकेशन। तो सर समराइज करते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हो गए। सबसे पहले तो अगर आप इस डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी एंट्री करेंगे ताकि सर्वर के पास जाके कुछ भी सेव हो पाए, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक बाउंड्री में घुसना पड़ेगा। बाउंड्री मतलब सबसे पहले तो आपको पिन डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, तब जाके एटीएम मशीन काम करेगी, तब जाके डेस्कटॉप बोलेगा हाँ तुम ही हो, अब तुम्हारे डेटा मैं सर्वर तक ले जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बाउंड्री कंट्रोल की। हमें बाउंड्री पार करनी पड़ेगी। जैसे हम बाउंड्री पार करेंगे, जैसे आप मोबाइल फोन का अपना पैटर्न लॉक हटाते हो, अब वो बोलता है हाँ भाई साहब इनपुट दे दो इनपुट। तो आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से क्या दोगे, इनपुट। तो हमें इनपुट पे भी कंट्रोल चाहिए कि कोई भी एरा गैरा इनपुट ना चला जाए, ठीक है। बिकॉज गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट निकलेगा, गलत स्टोरेज होगा, उस पर केसेस में आप गलत डिसीजन लोगे। इनपुट कंट्रोल के बाद सर जब डेटा यहाँ से वहां जाएगा, ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ेगी नेटवर्क कंट्रोल की। वेरी गुड, नेटवर्क कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। सर डेटा जब यहाँ जाएगा तो प्रोसेस भी होगा। हाँ ऑब्वियस ही बात है, सीपीयू में जा रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग करेगी उसका, तो वहां पे आएगा प्रोसेस कंट्रोल। वेरी गुड वेरी गुड। सर प्रोसेस कंट्रोल के बाद डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस कंट्रोल। सर अगर हमें पीरियोडिकली कभी कभी डेटा का आउटपुट लेना हो तो पढ़ लो उसका आउटपुट कंट्रोल। तो ये कंपोनेंट ही हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल सिखा देते हैं कि अगर हम अपने लैपटॉप के अंदर कुछ भी एंट्री कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सर्वर पे अपलोड हो, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, नेटवर्क, स्टोरेज, आउटपुट, ठीक है। तो इन सबसे कंट्रोल्स बन गए। तो आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 183 से जरा इसका मोटा मोटा हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कितने कंट्रोल्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पहला बाउंड्री कंट्रोल। जब हमें डेस्कटॉप ओपन करके कुछ भी एंटर करना है, इनपुट करना है, तो इनपुट करने से पहले पूछेगा भाई बाउंड्री कंट्रोल। जब हम बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे तो ये हमें अलाउ करेगा कि अब आप इनपुट डाल सकते हो। अब इनपुट डालते समय गलत इनपुट डाल दिया तो इनपुट सही डलना चाहिए। तो रिस्क को कैसे खत्म करते हैं, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे पॉलिसी लाके, ताकि रिस्क खत्म हो जाए, कंट्रोल्स लगा के। तो इनपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल के बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए जाएगा, लेकिन प्रोसेस होने के लिए जाएगा से पहले आपके लैपटॉप से उठ के सर्वर तक तो पहुंचे। नेटवर्क, दैट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल या नेटवर्क कंट्रोल भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर हम नेटवर्क कंट्रोल पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग कंट्रोल, वहां पहुंच गया ना सर्वर पे, अब सर्वर पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस ढंग से होना चाहिए, सीपीयू का ढंग से काम करना चाहिए। बहुत इजी है, बस लेंदी है। नेक्स्ट इज अब डेटा वहां स्टोर हो जाएगा, तो डेटाबेस कंट्रोल। एंड लास्ट इज कभी कभी जब आपको पीरियोडिकली आउटपुट्स चाहिए होंगे कि बता क्या क्या स्टोर किया, मुझे ये वाला डेटा दिखा, पूरे साल की बैलेंस शीट नहीं, मुझे जनवरी से लेके मार्च तक की बैलेंस शीट का हाल चाहिए, तो पूरी नहीं आधी बैलेंस शीट, 3 महीने की क्वार्टर बैलेंस शीट दिखाओ मुझे, तो आपको उतना पार्ट दिखा देंगे, आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। इतने पे आते आते यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगर आपकी पहली क्लास है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप बेस से पढ़ोगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसने नवंबर 2021 की पढ़ाई की थी और वो मई 2022 में पेपर दे रहा है, उसके नवंबर 2021 के जो मार्क्स है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो 2022 के मई एग्जाम में दोबारा से अपना एग्जाम देना चाहता है। तो इस बीच तो कुछ अमेंडमेंट्स आ गई, इस बीच तो कुछ टॉपिक एडिशंस हो गए। तो बच्चा देख पा रहा होगा कि ये जो टेबल है, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल
ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, ये हर एक कंट्रोल में बढ़ गया है। इवन कुछ कंट्रोल्स के तो टर्म ही बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेटाबेस कंट्रोल की बात करूं तो पहले ये सब कंट्रोल्स नहीं थे। आप वो बच्चे बुक चेक करना जिनके पास नवंबर 2021 की बुक होगी। एक्सेस कंट्रोल, इंटेग्रिटी कंट्रोल, एप्लीकेशन, ये सब शब्द पहले नहीं थे। यानी ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही उठा के नया डाल दिया। एक बात तो हर जगह चेंज हुई है, अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल, ऑपरेशन ऑडिट कंट्रोल। हर कंट्रोल के नीचे अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल, ऑपरेशन ऑडिट कंट्रोल, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, ये हर एक कंट्रोल के बाद ऐड किया गया है। तो दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट, वो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, ठीक है। और कुछ जगहों में पॉइंट्स है, तो हम टुकड़ों वाइज नहीं पढ़ रहे, हम तो सारे कंट्रोल लगातार पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 39 देखा था, 40 देखा था, और आज 41 देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे अब एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार हाय हेलो कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि फोन के उस पार, लैपटॉप के उस पार कौन बैठा है, सो दैट हम अपने ये 10 मिनट एक बेस डेवलप करके कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, उसके बेसिस पे आज पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो जो बच्चे कह रहे हैं आज ही क्लास एक्सटेंड कर दो, अभी देखते हैं, पहले आज पढ़ तो लें। तुम्हारा एक्सटेंशन तो अभी शुरुआत में आता है, एंड में नहीं आता। खैर, कैपेसिटी बढ़ गई है तुम्हारी उस दिन लंबी क्लास लेके। चलो, दीक्षा कह रही है हेलो, रेडी सर, पार्थ खंडेलवाल रेडी, कावेरी अग्रवाल हेलो, गुड, मुस्कान जोया भी रेडी है, बाकी सब कहाँ है? प्रथम भी रेडी है, आशीष भी रेडी है, सुमित भी रेडी है, वेरी गुड। चलो, सबके सब रिप्लाई करेंगे, बहुत गंदी बात है रिप्लाई ना करना। हाँ, एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन मतलब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रिकॉल कर लेना बेटा, भूल मत जाना, सब कनेक्टेड है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैनेजमेंट बताता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाते समय हर बात का ध्यान रखा है, हमने प्लानिंग की है, हमने ऑर्गेनाइजिंग की है, हमने हमने लीडिंग की है, हमने कंट्रोलिंग की है, हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज किया है, हमने ऑपरेशंस मैनेज किए हैं, और हम एश्योरेंस के साथ हम फुल आपको आश्वासन दिला सकते हैं कि कंपनी का जो एप्लीकेशन है ढंग से काम कर रहा है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला। अगर हम मैनेजमेंट के कंट्रोल से सेटिस्फाई होंगे तो ऑपरेशन कंट्रोल हम थोड़ा धीरे तरीके से चेक करेंगे, इजी हो सकते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने सब काम ठीक किया होगा, तो यहाँ गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के कंट्रोल से सेटिस्फाई नहीं हो, आपने पढ़े थे मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ साथ ऑडिटिंग के फंक्शंस, ये हम ऑडिटर जाके चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने जैसा कहा क्या वैसे काम हो रहा है। अगर ऑडिटर मैनेजमेंट कंट्रोल से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर ऑडिटर को एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल मैनर में, थोड़ा डीप तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिकॉज अगर ईआरपी ढंग से काम करेगा, अगर फिनैकल ढंग से काम करेगा, अगर फिनवन ढंग से काम करेगा, अगर पूरा का पूरा जो उनका सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम करेगा, तो जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हुई होंगी, जितनी भी मार्केटिंग एंट्री हुई होंगी, जितनी भी सेल्स एंट्री होंगी, सब परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड की गई होंगी, और जो भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए होंगे उसमें कोई खराबी नहीं होगी। तो हमें जाके अब सॉफ्टवेयर को चेक करना है, एंड सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए हमें कौन कौन से कंट्रोल्स चेक करने हैं, नाम याद कर लो। बाउंड्री में घुसेंगे तो बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट देंगे तो इनपुट कंट्रोल, यहां से वहां तक जाएगा तो नेटवर्क या कम्युनिकेशन कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल। ठीक, चलो, तो हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना कि जो डेटा रिमेन्स, जो डेटा डेटाबेस के अंदर है वो कंप्लीट डेटा डाला गया हो, ठीक है, एक्यूरेट डेटा डाला गया हो, वैलिड ड्यूरिंग इट्स इनपुट, ड्यूरिंग इट्स अपडेट, अपडेट मतलब जब वो प्रोसेस हो रहा था, एंड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, स्टोरेज मतलब डेटा बेस के टाइम पे, ठीक है, वो डेटाबेस बनके तैयार हो चुका है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में हम ये चेक करेंगे कि जो क्लाइंट ने डेटा इनपुट किया था, क्या वो डेटा इनपुट परफेक्ट तरीके से था या कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए थे। अच्छा, कुछ कॉलम खाली ना छूटे इसके लिए हमने XBRL पढ़ा था कि रिपोर्टिंग को इतना डिटेल मैनर में आपसे वो इनपुट के तौर पर लेते हैं कि फ्यूचर में कोई डेटा एरर रह ही ना जाए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि अगर आपने कोई कॉलम, कोई फील्ड खाली छोड़ दी तो वो बोलेगा सर सॉरी, मैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता बिकॉज ये फील्ड खाली है, ये फील्ड खाली है। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन काम बढ़ जाएगा, आपका उसमें इनपुट इशिंग का काम बढ़ जाएगा। तो वो इनपुट कंट्रोल ही है।
कि अगर आपने कोई खाली बॉक्स छोड़ दिया, खाली फील्ड छोड़ दिया, तो वो इनपुट ही नहीं लेगा, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा, तो वो इनपुट कंट्रोल में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन कंट्रोल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंश्योर करना कि जो डेटा हम सर्वर के अंदर अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो डेटा कंप्लीट जाए, वो डेटा एक्यूरेट जाए, वो डेटा वैलिड रहे ड्यूरिंग इनपुट के टाइम पे, अपडेशन के टाइम पे एंड स्टोरेज के टाइम पे। आपको ये जो पैराग्राफ है ये अमेंड किया गया है, तो बेटा इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना। अगर आप जगह जगह जाके ये याद नहीं भी कर पाए कि अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल पढ़ना है, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल पढ़ना है, अगर आपको ये याद नहीं भी हो, बिकॉज वो तो हर टॉपिक के नीचे है, तो ऊपर की एक टर्म को समझ जाना। यहाँ पे दो ऑडिट ट्रेलिंग, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑडिट ट्रेल मतलब पकड़ पाना कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो बिल है, ये कैसे आया, उसके पीछे जा पाना और तह पे जाके पता कर पाना कि इस ट्रांजेक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो आप देखते होगे कि अपने यहाँ में जो टैली है, आप जो बैलेंस शीट खोलते हो टैली पे, तो बैलेंस शीट दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा है डेटर। अगर आप इस डेटर पे टच करोगे तो टैली क्या करेगी? सीधे डेटर का लेजर ओपन कर देगी। राम टिंग 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 टिंग, राम, सुरेश, एक्स वाई जेड। अब जब आप जेड पे क्लिक करोगी तो वो जेड का लेजर खोल देगी कि देखिए जेड से हमने इस दिन पे इस दिन से इतना इतना उसको सामान बेचा है, ठीक है। फिर आप उस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि सर वो ट्रांजेक्शन इस दिन की थी, उसको इतना सामान बेचा था, इस प्लेस से बेचा था, इतना सामान था, इतना बिल बनता है, ये सब कुछ। तो अल्टीमेटली आपको समझ आ गया कि जो डेटा यहाँ बैलेंस शीट में लिखा है वो क्यों लिखा है, वो कितने रुपए का है, उसमें से कितना पैसा जा चुका है। तो आप टेल तक पहुंच सकते हो। ऑडिट करते करते ये डेटा कहाँ से है? सर यहाँ से। ये डेटा का बिल तो यहाँ पे, तो डेटा का बिल यहाँ से। तो अल्टीमेटली आप ओरिजिन पोजीशन पहुंच गए कि अगर डेटा बैलेंस शीट में लिखा है तो वो कहाँ से आया। सब बिल से हमें एश्योरेंस हो गया कि बिल असली है, तो अल्टीमेटली जो डाटा लिखा है ये भी असली है, यानी बैलेंस शीट झूठ के बेसिस पे नहीं बनाई गई। तो दिस इज टू बी कॉल्ड ऑडिट ट्रेल, यानी ऑडिट करते समय हम ट्रेल कर पाए, पकड़ पाए कि ओरिजिन कहाँ था इस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। ब्लॉकचेन में उसको दोबारा समझेंगे कि ट्रेल का मतलब क्या होता है, पूंछ कैसे पकड़ेंगे। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, ये दो ट्रेल आपको याद करना। तो अकाउंटिंग वर्ड से यहाँ पे मतलब बनता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी अगर मैं अपने पीसी से, अपने क्लाइंट से, अपने थिन क्लाइंट से कोई भी चीज सर्वर के अंदर अपडेट करना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा। अगर मैंने 5:35 पे एट 5 PM एट 35 मिनट्स, अगर मैं 5:35 पे एट 5:35 अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, तो सर्वर में एक लॉग मेंटेन हो जाएगा कि पीसी का नाम, जो भी इस पर्सनल कंप्यूटर का नाम होगा, आईपी एड्रेस दिस सर्वर में 5:35 पे सर्वर के अंदर लॉगिन किया था और लॉगिन करके उन्होंने ये एंट्री की थी। हाँ हाँ, या ना ना ना, आप क्या अपने दोस्तों व्हाट्सएप पे ये चेक करके बता सकते हो कि वो लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे लॉगिन कब हुए थे? दिखता है ना व्हाट्सएप पे, अगर उन्होंने आपको हाइड कर रखा होगा उस नोटिफिकेशन से, तो आप चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे खोल के, जो भी आपके व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे वहां पर लिखा होगा लास्ट सीन, ये बंदा लास्ट इस टाइम पे सी किया गया था व्हाट्सएप पे, तो आप वो चेक कर सकते हो, ऑनलाइन है तो चेक कर सकते हो। यानी हर चीज की व्हाट्सएप क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर हम अकाउंटिंग करेंगे, हम अकाउंटिंग क्या करेंगे? ऑडिट 12। यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विद इन द सब सिस्टम। जब एक क्लाइंट एक सर्वर को एक्सेस करेगा डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा से आउटपुट निकालने, सर्वर से आउटपुट निकालने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए, तो कितने बजे डेटा एंटर किया, क्या डेटा एंटर किया, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस में। तो मेंटेन अ रिकॉर्ड, यहाँ भी मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, यहाँ भी मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, लेकिन ऑपरेशन में हम क्या रिकॉर्ड करें कि सर कितने अटेम्प्ट उसने किए, एक्चुअली क्या रिसोर्स उसने कंज्यूम किया, ठीक है, एक्चुअली क्या रिसोर्स उसने डाला, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन अगर आप दे दो तो आप दे दो ऑपरेशन क्या किए। लेकिन ऋषभ कितने बजे एंटर हुआ था सर्वर के थ्रू, ऋषभ ने कितने बजे लॉग आउट किया था, इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी? अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में होगी। तो हम दोनों टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे ताकि ऑडिटर आके चेक कर सके कि एप्लीकेशन में कौन कितने बजे एंटर किया, तो उसके लिए अकाउंटेबल है। अगर वो इस कंप्यूटर से इतने बजे एंटर किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई भी वायरस वायरस आए या कोई भी हैकिंग हुई तुमने की होगी। और
ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल हमें ये बताएगा कि उस बंदे ने लॉग इन करके क्या क्या चीजें आउटपुट के तौर पे देखी या क्या क्या चीजें इनपुट के तौर पे डाली या कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए ये सर्वर के अंदर घुसने के लिए, ये सब बातें हमें बताएगा ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल। तो जगह जगह हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, तो ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल, तो उसका मतलब यही पढ़ रहे होंगे। अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे, कितने बजे एंटर हुआ, कितने बजे लॉग आउट किया। ऑपरेशन में क्या पढ़ेंगे, कितनी बार उसने एंटर करने की कोशिश की, जब एंटर करने की कोशिश की तो उसने क्या एक्सेस करने की कोशिश की, कितनी बार देखा, क्या इनपुट किया, क्या आउटपुट देखा, क्या प्रिंट आउट निकाला, ये सब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस में। दो बातें क्लियर, अकाउंटिंग ऑपरेशंस। हाँ हाँ हाँ। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे बाउंड्री कंट्रोल। पढ़े, अब पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो आईसी जरूर ऑब्वियसली बात है, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन कर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, नहीं। आईसी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन द वेरियस बाउंड्री कंट्रोल टेक्निक। हमें सिर्फ बाउंड्री कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स बता दो कि बाउंड्री पे कैसे किसी को अंदर जाने से रोका जा सकता है। हम कैसे एश्योर करें कि जो भी बंदा भी बाउंड्री के थ्रू अंदर जा रहा है वो रिलायबल बंदा है, वो हैकर नहीं है, वो वही बंदा है जिसको हमने एम्प्लॉय आईडी कार्ड दिया था, ये वही आईडी है और वही पासवर्ड है जो हमने रमेश को दिया था, यानी रमेश ही एंटर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये आईडी तो हमें नहीं पता था, ये तो हमारे आईडी पासवर्ड, तो इसको ब्लॉक करो ब्लॉक करो। तो बाउंड्री पे कैसे किसी हैकर को, किसी इंट्रूडर को रोका जाए, उसके लिए हम पढ़ेंगे बाउंड्री कंट्रोल। तो बाउंड्री कंट्रोल कैसे कैसे लाए जा सकते हैं, हमें उसकी टेक्निक्स पढ़ने को दिया गया है। एंड इस टॉपिक के अंदर आईसीआई ने काफी सारा लैंग्वेज और हेडिंग्स में चेंजेस लाया है। तो बाउंड्री कंट्रोल जो बच्चे पहले पढ़ के बैठे हुए हैं वो देख पा रहे होंगे, एक्सेस कंट्रोल की ये थियरी पूरी चेंज कर दी है आईसीआई ने, डेटा सिग्नेचर की भी थियरी चेंज कर दी है इन्होंने। तो आपको एक फ्रेश तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, फ्रेश तरीके से ही पढ़ें, ठीक। तो बाउंड्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई अगर आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस करना चाह रहा है, कोई पीसी के माध्यम से, कोई डेस्कटॉप के माध्यम से, कोई क्लाइंट के माध्यम से आपके सर्वर में घुसना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे बाउंड्री पे रोक लेंगे। अब बाउंड्री पे क्या रिस्क है कि कोई भी ऐसा गहरा इंसान सर्वर के अंदर घुस जाएगा, इनपुट बेशक नहीं कर रहा लेकिन घुस तो गया ना, वायरस तो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाउंड्री पे कुछ कंट्रोल्स लगाएंगे कि सर अगर वो घुस गया, इनपुट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आउटपुट देखना चाहता है, तो वो डेटा देख नहीं पाएगा, बिकॉज क्रिप्टोग्राफ है। क्रिप्टोग्राफ का मतलब आपको पता है, अगर कंप्यूटर के अंदर हम लिखते हैं ऋषभ और डेटा क्रिप्टोग्राफ है, तो वो आर को क्या बना देता है, स्टार, मल्टीप्लीकेशन का साइन, आइन को अंडरस्कोर, एस को डॉलर का साइन, एच को प्लस, ए को माइनस, बी को परसेंटेज, और एच तो था ही प्लस। तो अगर ऋषभ को सीपीयू ने, मशीन के अंदर सर्वर ने ऐसे स्टोर कर रखा है डेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या, उसने आर का बना दिया मल्टीप्लीकेशन, आई का बना दिया अंडरस्कोर, एस का बना दिया डॉलर, एच का बना दिया प्लस, ए का बना दिया माइनस, बी का बना दिया परसेंटेज, और एच का तो था ही प्लस। तो अब कोई भी बंदा जब इसको रीड करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन को, तो उसको समझ नहीं आएगा ये लिखा क्या है अंदर शब्द। अंदर जो एक्चुअली शब्द लिखा है वो लिखा है ऋषभ। तो जो भी इंसान अगर इस डेटा को देखेगा भी तो उसको क्रिप्टोग्राफ मैनर में डेटा दिखेगा। इस टाइप की लैंग्वेज को हम बोलते हैं साइफर। क्या बोलते हैं, साइफर। साइफर ने क्या कर दिया, अदृश्य कर दिया, गायब कर दिया, क्या, द मेन कैरेक्टर, RISHABH, ठीक है। सपोज मैं अपना घर का पता लिख रहा हूँ, फ्लैट नंबर 501, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफ होगा तो क्या होगा, वो 501 का क्या कर देगा, स्टार, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज। तो कोई अगर मेरा देखना भी चाहेगा एड्रेस, उसको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज डेटा क्रिप्टोग्राफ मैनर में, बाउंड्री पे रोक लग गई, वो दिख ही नहीं रहा। अब जब दिखेगा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे फोन नंबर है, कहाँ पे डेटा है। मतलब जैसी बाउंड्री में घुसा, जो भी अक्षर है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्रिप्टोग्राफ है। अब जब क्रिप्टोग्राफ फॉर्मेट में कुछ भी लिखा होगा तो जो मेन टेक्स्ट है वो पढ़ ही नहीं पाएगा, और उसका सर्वर में घुसने का कोई फायदा ही नहीं है, बाउंड्री पे ही रुक गया, वो बाउंड्री से बाहर चला गया। तो क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है कि डिफाइन क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी भी कैसे कैसे की जा सकती है, बहुत तरीके की है, पर आईसीआई ने अपने जो नया, इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज लाया, उसमें थोड़ा चीजें बताया कि क्रिप्टोग्राफी हो सकती है ट्रांसपोजिशन की तरह, क्रिप्टोग्राफी हो सकती है थ्रू सब्स्टिट्यूशन के तहत। अब ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस कर लोगे तो थोड़ी देर में नीचे देखने को मिल जाएगा कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है।
देखो ट्रांसपोजिशन दिख रहा है नीचे नीचे दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। अब यही वर्ड उन्होंने ऊपर यूज कर दिया कि ट्रांसपोजिशन के थ्रू आप क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के तहत आप क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन, एक क्वेश्चन डेवलप होता है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन डेवलप होता है। ऐसी ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है जो आईसी ने ऊपर दिया नहीं लेकिन नीचे समझा रखा है। तो मैं सीधे आपको ये एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ, यहीं से ना हम वर्ड समझ लेते हैं कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, समझे। इसका मतलब अगर अगर मेरा मोबाइल नंबर है 8527931436, ये मेरा मोबाइल नंबर है जो डेटा के अंदर सेव है। कोई डेटाबेस के अंदर घुस के मेरा मोबाइल नंबर जानना चाह रहा है। मेरा मोबाइल नंबर तो मैंने यूट्यूब पे इतनी बार बांट रखा है, कोई कैसे क्या जानना चाहेगा, फ्रीली अवेलेबल है, क्यों देख रहे हो सर्वर में। बट ठीक है, सर्वर में घुस के वो मेरा मोबाइल नंबर लेना चाहता है और मैं चाहता हूं कि मैं जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर्ड हो, कोई भी ऐरा गैरा आके ना देख पाए। तो बाउंड्री पे हमने कंट्रोल लगा दिया कि जो नंबर होगा ना मेरा 8527931436, हम उसको ट्रांसपोजिशन करके क्रिप्टोग्राफ करेंगे। ट्रांसपोजिशन करके क्रिप्टोग्राफ करेंगे मतलब क्या, समझना प्लीज। हम नंबर कर देंगे 8527391436। मैंने 3 को 9 की जगह पे रख दिया, 9 को 3 की जगह पे रख दिया। इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन करके हमने डेटा को सिक्योर किया। यानी कि नंबर पूरा दिख रहा है उसको 8527391436, वो बंदा कॉल मिला रहा होगा ऋषभ कौन, लेकिन नंबर की फोन किसी और के पास जा रहा होगा, समझो। और जब मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपना, ये कोई ऐसा बंदा जिसके पास आईडी है, जिसके पास पासवर्ड है, जिसको सर्वर ने कहा है हाँ तुम देख सकते हो ऋषभ गौर का नंबर, उसको नंबर कैसे दिखेगा ऐसा। जो आईडी पासवर्ड नहीं देगा उसको कैसे दिखेगा ऐसा। तो हमने जो मेन टेक्स्ट है, दिस इज द मेन टेक्स्ट, एक्चुअली में दिस इज अ टेक्स्ट जो हमें छुपाना है, हमने इस मेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी इंसान को ये दिख रहा है जिसने जिसने इस ओरिजिनल टेक्स्ट को, मेन टेक्स्ट को छुपा दिया। आई बात समझ। तो हम ट्रांसपोजिशन करके छुपा सकते हैं। क्या इसमें डबल ट्रांसपोजिशन हो सकती है, देखो ये तो सिंगल थी कि सिर्फ एक अक्षर को दूसरे अक्षर की जगह, दूसरे अक्षर को पहले अक्षर की जगह इंटरचेंज किया है। अगर हम इसको डबल इंटरचेंज करें तो उसको बोलते हैं डबल ट्रांसपोजिशन। यानी हम ये भी कर सकते हैं 8257391446। तो मैंने क्या किया, 5 को रख दिया 2 की जगह, 2 को रख दिया 5 की जगह, 7 तो सेम था, 9 को रख दिया 3 की, 9 को रख दिया 3 की जगह, 3 को रख दिया 9 की जगह, 1436। तो यहाँ पे डबल ट्रांसपोजिशन हो गई, एक तो 39 की हो गई, एक 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 25 की हो गई। ऐसी क्या ट्रिपल ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, हाँ। जो आपको जितना सिक्योर करना है, जितना खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी पे जाना है, आप वैसे काम कर सकते हो। आई बात समझ। हाँ हाँ हाँ। ऐसी आप ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू भी क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्रिप्टोग्राफी मतलब, सर आपका फोन नंबर है 8527931436, लेकिन जब सर्वर के अंदर ये रिकॉर्ड होगा तो आपका नंबर रिकॉर्ड होगा 8527311436। एक अक्षर खत्म हो गया। अब किसी को क्या दिख रहा है 8527, ये नंबर ही नहीं है बेटा, 8527, पूरा चेंज करके लिखता हूँ, उसको नंबर दिख रहा होगा 8527311436। मिलाता रहे। उसको ये तो पता है कि एक नंबर गायब है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो सेकंड गायब है, फर्स्ट गायब है, थर्ड गायब है, फोर्थ गायब है, फिफ्थ गायब है। तो उसके लिए जो डेटा है वो किसी काम का नहीं है, दिस इज साइफर टेक्स्ट। उसके लिए ये डेटा काम का था जो दिख ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया, हमने एक डेटा को ट्रंकेट करके, अगर सपोज नंबर है 10 डिजिट का तो दिखेगा सिर्फ 9 डिजिट। ऐसे हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। देखो एक वर्ड ना सब्स्टिट्यूट, अरे बोलो हाँ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आईसी ने ऊपर सिर्फ 2 लिखे हैं, नीचे पढ़ने को ज्यादा मिल रहा है। एडिशन भी हो सकता है। हाँ सर, एडिशन क्या हो सकता है सर, नंबर आप ये सकते हैं 8527931436। नंबर 10 डिजिट का होता है लेकिन 11 नंबर ऐड हो रहे हैं। अब तो देखते रहे कौन सा नंबर हटेगा, कौन सा नंबर आएगा, कॉल मिलाता रहे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाता रहे, तब तक तो हमें पता चल जाएगा जितने तो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है।
आई बात समझ? सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या सर? अगर कोड था 83276 तो रिकॉर्ड क्या होगा 83266, अक्षर ही बदल दिया। देखो यहाँ सेम अक्षर सेम थे 8527934336, बट नंबर को हमने शिफ्ट किया एक को दूसरे की प्लेस पे, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। लेकिन अगर आपने 6 की जगह हटा के 5 ही लिख दिया तो नंबर ही चेंज हो गया ना सर, इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ तरीके हैं क्रिप्टोग्राफ करने के, मेन डेटा को ऐसे डेटा में कन्वर्ट करना जो डेटा कोई देख भी ले तो हमारा डेटा लीक नहीं हुआ। प्लीज पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट नोट आता है, देखो ये जितने बड़े कॉन्सेप्ट्स है ना उनको छोटा छोटा करके पढ़ोगे तो समझने में पढ़ने में आसानी होगी। तो कोई आपसे पूछता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टोग्राफी 2 मार्क्स, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे दीज आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ डेटा। जो भी डेटा आपके सर्वर पे रखा है वो प्राइवेसी में साथ रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा। एंड प्रिवेंट कर रहा है किसी भी अनऑथराइज्ड को मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा बाय स्क्रैम्बलिंग डेटा। हमें डेटा को इतना हॉच कर दिया यहाँ से वहां शिफ्ट करके उसको उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कि वो शायद ना फोन नंबर चेंज करने आया था, बट उसे यही नहीं पता कि फोन नंबर लिखा कहाँ है, या फोन नंबर यार इसमें कौन सा डेट चेंज करना है, वो कर ही नहीं पाएगा बिकॉज को मेन डेटा दिख ही नहीं रहा। इट डील्स विद प्रोग्राम्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, जो मेन डेटा है ऋषभ या फोन नंबर, इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या है? मीनिंगलेस है टू एनीवन। 9 नंबर का फोन किसके लिए कामयाब है? गलत फोन नंबर किसके लिए कामयाब है? कोई यूज का नहीं है। वो डज नॉट प्रोसेस द ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस द रिस्पेक्टिव सिस्टम रिसोर्सेज या फाइल। अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक एनक्रिप्ट कर देगा डेटा जो कि क्लियर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, इनटू क्रिप्टोग्राम साइफर टेक्स्ट, एंड इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट एंड एज बाय क्रिप्टोनालिसिस। तो वो इसको कन्वर्ट करता है। तो अगर कोई प्लेन टेक्स्ट को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, कोई साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसके पास 9 डिजिट का नंबर पहुंचा था या 11 डिजिट का नंबर पहुंचा था, तो वो क्या करेगा? परमुटेशन ऑप्शन लगाएगा कि ये नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है। तो जितना टाइम उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस साइफर को दोबारा प्लेन टेक्स्ट को समझने में जितना टाइम लगेगा, हम मानेंगे क्रिप्टोग्राफी उतनी औसम है। जितना ज्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब उतना ज्यादा सिक्योर्ड है हमारा सिस्टम। इस टेक्निक ऑफ क्रिप्टोग्राफी कैसे कह सकती है? ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मतलब प्रीम्यूट द ऑर्डर ऑफ करेक्टर विद इन द सेट ऑफ डेटा, या फिर सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकती है। रिप्लेस कर देंगे टेक्स्ट विद अ की टेक्स्ट, 5 की जगह 6, 6 की जगह 4, एंड प्रोड्यूस साइफर कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन सब्स्टिट्यूशन। एंड हम साइफर बना सकते हैं इससे। पहले हम क्या करेंगे? 8527931436, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 8527391436, और फिर इसका बनाएंगे प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस समथिंग समथिंग समथिंग। पहले तो इसको तो इसमें डिकोड कर, फिर तो इसको इसका रीअरेंज कर, तब जा, और जितना टाइम तुम मतलब उतना उतना सर्वर सिक्योर्ड है। आई बात समझ? ओगी डोगी। तो क्रिप्टोग्राफी समझ आ गया? 2 मार्क्स का आएगा तो लिख पाओगे। शॉर्ट नोट, कीवर्ड क्या याद रखने? वो अंडरलाइंड है। जो कीवर्ड याद रखने ना बेटा वो अंडरलाइंड है। देखो तुम्हें अपने आप समझ आएगा सिर्फ कीवर्ड पढ़ पढ़ के। बताओ क्या कीवर्ड है? सर साइफर क्या करता है क्रिप्टोग्राफी? सर ट्रांसफॉर्म करता है जो मेन डेटा है उसको साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट किसी के लिए किसी काम का नहीं है। पाथ खंडेलवाल का मैसेज आता है, यस सर समझ आ गया। ओके बाकी सब कह रहे हम सो रहे हैं सर, टाटा बाय बाय। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। कोई सर्वर में एक्सेस कर रहा है, बाउंड्री के अंदर घुसना चाह रहा है। किसी को मेरा मोबाइल मिल गया, ठीक है, किसी को क्या वाइफ को मिल गया, और वाइफ चेक करना चाह रही है ऋषभ ने आज क्या चैटिंग की थी, तुम मुझ में शक करती हो? कहती क्या चाह रहा है? देखना चाहते हो कि बच्चे तुम्हें कैसे मैसेजेस करते हैं? मैंने कहा देख लो। कहती खोल के, तो मैंने कहा नहीं पैटर्न लॉक नहीं बताऊंगा मैं अपना। अब वाइफ अटेम्प्ट कर रही है। क्या होता है ऋषभ जनरली उंगली ऐसे घुमाता है, तो वाइफ ट्राई कर रही है। क्या ट्राई कर रही है? पैटर्न लॉक चेक करने का। तो एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ है मेरे मोबाइल में। वो कह रहा है हमें कैसे पता कि आप ऋषभ गौर ही हो, ऋषभ गौर वाला पैटर्न बताओ। अब मैडम ट्राई कर रही है 2000 का पैटर्न, वो ले नहीं रहा बिकॉज कहीं ना कहीं वो किस पे काम कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन पे, ऑथेंटिकेशन पे, एंड ऑथोराइजेशन पे। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन? बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने चला गया तो मुझे लगता है, तो सच में लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जिट, अरे यार एग्जिट मार दिया मैंने। लॉग आउट करना है ना मुझे, तो लॉग आउट कर दिया मैंने, हो गया। अभी हम लॉग आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं न्यू अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, अपना फर्स्ट नेम बताओ, अपना सरनेम बताओ, अपना मोबाइल नंबर बताओ, नया पासवर्ड बताओ, डेट ऑफ, तो जब वो मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो मुझसे कहना चाह रहे हैं कि एक आईडी बनाओ, जिस आईडी के बेसिस पे हम फेसबुक में आपको घुसने देंगे। तो जनरली जो कंपनी होती है, ईआरपीस के जो आईडी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंपनी बना के देती है, यानी कंपनी आपके नाम से आईडी जनरेट करेगी। ऋषभ गौर ने नई नई जॉब ज्वाइन किया हमारी कंपनी के अंदर, ये उसका नाम है, ये उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस दिन से कंपनी ज्वाइन कर रहा है, वो एज अ सीनियर अकाउंटेंट, एज अ जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहा है। अब सीनियर अकाउंटेंट के पास क्या अथॉरिटी होंगी, जूनियर अकाउंट का क्या क्या डेट, ये आप पढ़ चुके बेटा, ये इस पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। ईआरपी इतना है, आप जूनियर अकाउंटेंट हो तो आप अकाउंट्स का इतना डेटा देख सकते हो, प्लस आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सीनियर अकाउंटेंट हो तो आप उस डेटा को देख भी सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो एज पर द रैंक, एज पर द जॉब्स, हमारे पास पावर होती है सर्वर से डेटा को निकालने की, एडिट करने की, ठीक है। तो जैसा मेरा डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से मेरा आईडी बन गया। तो आईडी जनरली हम खुद बनाते हैं, बट कंपनी ने हमें बना के दी, ठीक है। आईडी जब हम बन गई तो हमें मिलेगा एक आईडी, एक पासवर्ड, हमसे कहा जाएगा कि जैसी पासवर्ड मिले अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। तो जिसने पासवर्ड दिया उसको तो आपका पासवर्ड पता ही है ना, तो उसका पासवर्ड डाल के फिर एक न्यू पासवर्ड जनरेट करके न्यू पासवर्ड डालना, फिर नया पासवर्ड अपने पास याद रखना। वो तो पुराना पासवर्ड ही डालते रहेंगे, उनको नया पासवर्ड आपने जो बनाया वो थोड़ी ना पता होगा। तो आप ऐसा कर लेना। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ती है। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन, तब जाके एक्सेस कर पाओगे। तो एक्सेस में हमने कंट्रोल लगाया कि कोई भी सर्वर के अंदर घुसना चाह रहा है, पहले आईडी बनाओ उसकी। और आईडी किसकी बनेगी, जो कंपनी के अंदर काम करता होगा। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन इज डन by the user itself by providing his or her unique user ID allotted to him or her account number. उसके बाद वो अपना पासवर्ड डालेगा, जैसे ही वो पासवर्ड डालेगा वो ऑथेंटिकेट हो गया। सर्वर बोलेगा वेलकम टू ऋषभ गौर, आपका स्वागत है इस ईआरपी के सॉफ्टवेयर में। तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज यूज्ड प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी with the help of a password which may involve personal characteristics, आपका नाम, आपका पासवर्ड हो सकता है, बर्थ डेट, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, और a combination of two or more of these biometric identification including thumb और fingerprint, ये सब क्या हो सकते हैं आपके ऑथेंटिकेशन हो सकते हैं। पासवर्ड डाल दो, पिन डाल दो, थंब इंप्रेशन लगा दो, आई रेटिना लगा दो, इन सबसे आप अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस सकते हैं। अब ऑथराइजेशन है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर घुस तो गए, अब आप अकाउंट्स का डेटा देखना चाह रहे हो, सर सॉरी आप डेटा देख नहीं सकते, आप सिर्फ इनपुट कर सकते हो। सीनियर मैनेजर, सर यस आप देख भी सकते हैं सर, उसमें इनपुट भी कर सकते हैं, प्लस सर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, छेड़खानी भी कर सकते हैं। तो एज पर द पोस्ट उनको उस हिसाब से उनकी ऑथराइजेशन मिली होगी। तो ऑथराइजेशन रेफर्स टू सेट ऑफ एक्शंस अलाउड टू ए यूजर वंस ऑथेंटिकेशन इज डन सक्सेसफुली। तो अगर उनको ऑथराइजेशन है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज राइट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ईडीसी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे, मैंने आईसीआई की वेबसाइट से आईसीआई का चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड की थी बुक बनाने के लिए। तो ये जो पीडीएफ आपने आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड की, इसका व्यू परमिशन देखते हैं। मैं इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, कंटेंट कॉपी फॉर एक्सेसिबिलिटी, एडिटिंग द कंटेंट ये नहीं कर सकता, फाइलिंग फॉर्म फील्ड नहीं कर सकता, प्रिंटिंग कर सकता हूँ, साइनिंग इसमें नहीं कर सकता। तो ये मुझे क्या मिली हुई है, कुछ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन मिली हुई है कि मैं कॉपी करने कंटेंट कॉपीराइट फॉर एक्सेसिबल, यानी देखने के लिए मैं इसको पढ़ सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको बुलवाना चाहूँ तो यस बोल सकती है मशीन। 1.2 Enterprise Information Systems. Enterprise Business Processes. Categories: Operational Supporting Management. Automation Objectives
यानी कि जो लिखा है ना मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। साइनिंग नहीं कर सकता। प्रिंट निकालना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ इसका प्रिंट निकल जाए, तो मैं प्रिंट बॉक्स पे क्लिक करूंगा, प्रिंट आउट निकल जाएगा। हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकल जाएगा, बस इसमें से कॉपी पेस्ट ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर रहा हूँ, कुछ आई नहीं है, देखो कॉपी का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, कॉपी नहीं कर सकता मैं इस चीज को। तो ये मुझे ऑथराइजेशन मिली हुई है कि आपके पास पीडीएफ फाइल तो है, लेकिन आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ। तो इस चीज को बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो तीन चीज होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो क्या आपसे पूछे एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल मतलब दीज कंट्रोल रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं यूजर यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू ओनली ऑथराइज यूजर। रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कौन घुस सकता है? सिर्फ ऑथराइज यूजर, बिकॉज ऑथराइज यूजर का आईडी भी होगा, ऑथेंटिकेशन भी होगा, ऑथराइजेशन भी होगी। इट लिमिट्स द एक्शन authorized user can take with these resources to ensure that user obtain only authentication computer system. The access control mechanism involves 3 steps: identification, authentication, authorization. आई बात समझ? एक्सेस कंट्रोल समझ आ गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट इज पिन नंबर। ये तो आपको पता ही होगा कि एटीएम में कभी आपने पिन चेंज किया होगा, आप पेटीएम का पिन चेंज किया होगा, गूगल का पिन चेंज किया होगा। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जनरली बार बार चेंज करते रहते हो, तो ये भी एक बाउंड्री में घुसने का एक जरिया है। अगर आपको गूगल पे पे पेमेंट करनी है, गूगल पे से पेमेंट करनी है, ठीक है, या फोन पे से पेमेंट करनी है, तो पहले क्या करते हो? पहले एक पैटर्न लॉक या कोई नंबर, अगर नंबर डालो तो वो पिन है, अगर वो कोई पैटर्न है तो पैटर्न लॉक है। तो पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आप 4 या 6 डिजिट का कोई नंबर डालते हैं, तब जाके गूगल ओपन होता है। आप गूगल कहता है हाँ बता किसको पेमेंट करनी है, फिर आप या तो स्कैन करते हो या भैया अपना मोबाइल नंबर बताना, आप उसका मोबाइल नंबर लेते हो, टाइप करते हो, फिर वो आपसे पासवर्ड फिर मांगता होगा, वो पेमेंट का पासवर्ड है। लेकिन किसी के मोबाइल के अंदर गूगल में घुसने के लिए भी तो, बाउंड्री में घुसने के लिए भी तो कंट्रोल चाहिए। दैट इज पिन। पिन कैन ऑल्सो बी अ कंट्रोल फॉर बाउंड्री पर्पज। तो शॉर्ट नोट आ सकता है कि पिन क्या होता है। We may recall that it is a form of remembered information used for authentication user, like verification of customer in electronic fund transfer system. तो पिन इज लाइक अ पासवर्ड, लेकिन वो होता है कि इसमें नंबरों में होता है, न्यूमेरिकल डेट्स में होता है, ठीक है। असाइन टू अ यूजर बाय द इंस्टीट्यूशन, रैंडम नंबर हो सकते हैं स्टोर डेटाबेस के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर आइडेंटिफिकेशन डिटेल। जनरली आप पिन के साथ क्या क्या कर सकते हो? आप जनरेशन ऑफ पिन कर सकते हो, मुझे पिन चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप इशू और डिलीवर करोगे पिन यूजर्स को। फिर वो बंदा पिन नंबर वो डालेगा जो आपने उसको दिया था, तो फिर आप वैलिड करोगे हाँ ये वही बंदा है जिसको हमने पिन नंबर भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पिन का मतलब जो उन्होंने थियरी दे रखी है ना, वो ओटीपी से दे रखी है कि जब भी आप कोई सेल परचेज करते हो तो मोबाइल तो कहता होगा ओटीपी तुम्हारे मोबाइल में आ गया, यानी कि उस कंपनी ने ओटीपी क्या किया होगा? सबसे पहले जनरेट किया होगा। ओटीपी जनरेट करके आपको इशू करा और डिलीवर कर दिया, आपके पास ओटीपी आ गया। अब आप उस ओटीपी को अपने पासवर्ड वाले बॉक्स में डालते होगे, ठीक है, तो आप तो वो वैलिडेट करता होगा कि मैंने जो उसको ओटीपी भेजा था इसके नंबर पे यही ओटीपी आया, मतलब ये ओरिजिनल बंदा है, बिकॉज ओरिजिनल बंदे के फोन पे हमने भेजा, उसी का नंबर से ओटीपी उसने लिखा है, यानी हमने जो ओटीपी भेजा और जो ओटीपी आया मैच कर रहा है सर, ये वही बंदा है यही बंदा है जिसको एंट्री करनी होगी। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ द पिन अक्रॉस कम्युनिकेशन लाइन, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके पास एक पिन गया होगा कि चेक कर ले भैया यहाँ से ये वाला ओटीपी के थ्रू अगर पैसा आया होगा तो पैसा रिसीव हो गया तुझे। प्रोसेसिंग ऑफ पिन, स्टोरेज ऑफ पिन, चेंज ऑफ पिन, कभी पिन को रिप्लेस करना है तो पिन नंबर रिप्लेस कर सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ पिन, पिन खत्म करना है, मेरे को भी पिन नहीं चाहिए, मैं कुछ और इशू करूंगा, तो ये सब काम आप पिन के द्वारा कर सकते हो, पिन के साथ आप कर सकते हो। पिन अगर आपने किसी को बता दिया, शेयर कर दिया, भाई मेरा ओटीपी ना ये है, तो वो आपकी ओटीपी से मिसयूज कर जाएगा। तो पिन किसी का शेयर नहीं करना चाहिए। पिन में बी एक्सपोज टू वल्नरेबल एट एनी स्टेज of the life cycle of PIN, and therefore controls need to be put in place for working to reduce exposure to an acceptable level. Acceptable level का मतलब आपको पता है, इसे हम बोलते हैं risk appetite. Data signature. What is data signature? शॉर्ट नोट आ जाएगा अगेन 2 मार्क का, तो क्या लिख के आओगे? डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है सर? ये एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट मुझे mca.gov.in की वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो mca.gov.in कैसे मान ले, आरओसी कैसे मान ले कि ये डॉक्यूमेंट XYZ लिमिटेड कंपनी ने ही भेजा है, PQR ने नहीं भेजा? मेरी बात समझो मैंने क्या बोला? मैं
देखो मेरी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है, मेरा मेरा आपके साथ बड़ा द्वेष है, मैं आपसे रूठा हुआ हूँ कि आप मिठाई नहीं लाए फाउंडेशन पास करने के बाद भी, इंटर में ऐसे ही पढ़ने आ गए। मैं रूठा हुआ हूँ मैं इस बात से आपसे। पार्टी मांगते हो, पार्टी देनी चाहिए तुम्हें पहले कि सर हम पास हो गए, खुश हैं हम, पार्टी खाओ, मिठाई खाओ, नहीं दी, मैं गुस्सा हो गया तुमसे। अब मुझे कहीं से ना तुम्हारा पैन नंबर पता चल गया। कैसे पता चला? एसपीडीआई, सेंसिटिव डेटा है पैन नंबर। कैसे पता चला? बिकॉज जब आप आईजीपी आए थे, आपने जो पेमेंट की थी, हमने बोला पैन नंबर भी चाहिए। आप अब जो कंपनी मांगेगी आपने दे दिया, आपने को नॉलेज नहीं दिया, आपने पैन नंबर शेयर कर दिया। प्राइवेसी पॉलिसी आपने पूछी नहीं, हमने उस पैन नंबर का मिसयूज किया। मेरे पास आपका पैन नंबर है, क्या इस पैन नंबर के बेसिस पे, और बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी होगी, आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मैंने आपकी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर डाली। देखो टैक्स आप पढ़ के बैठे हुए हो तो थोड़ा रिलेट करना है इस चीज को। मैंने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, मैंने आपकी रिटर्न फाइल कर दी। आप कहो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आसान कर दिया, फ्री में काम हो गया। फील तो करो, मैंने तुम्हारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है 25 लाख की। अब तुम अपनी रिटर्न फाइल करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपसे बता 18 साल के, उस टाइपेंडी मिलती है, लेकिन कुछ टैक्स वैक्स की प्लानिंग करना सीख गए थे कि 5 लाख तो टैक्स ही नहीं लगता, भर देते हैं रिटर्न। आपने अपनी इनकम टैक्स भरी 4 लाख की, तो इनकम टैक्स वाले को पहले से 25 लाख की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मिल चुकी है। अब आप 4 लाख की भरेंगे, वो पूछेगा आपने फिर से आपको रीफाइल करनी है क्या? आपने कहा पहले कब फाइल की जो रीफाइल करूंगा। और सोचो अगर आप रीफाइल, मतलब आपने पढ़ा होगा कि हम आईटीआई कितनी बार भी अपडेट करके भेज सकते हैं, कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं। तो आपने 4 लाख वाली अपडेट कर दी कि हाँ भाई ये वाली वैलिड है, इसको काट दे। अब सोचो इनकम टैक्स ऑफिस में ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो कह रहा है भाई इसने इनकम चेंज की है, मतलब ये इनकम छुपाने के केस में। फिर इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर केस करेंगे। अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, सी फाइनल में जब पहुंचोगे तो आप पढ़ोगे सेक्शन 144 एक्स पार्टे जजमेंट। हाँ क्या कह रहे हो सर? एक्स पार्टे मतलब जजमेंट, मतलब पार्टी को साइड में कर देंगे, बोलेंगे तूने 25 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, तेरी इनकम 25 लाख है, चल हमें टैक्स ला के दे। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास तो 4 लाख ही है। इनकम टैक्स बोलेगा देखो साइड कर दिया, पार्टी को एक्स कर दिया। हम कह रहे हैं तो सोचो मैंने अगर आपकी एक इनकम टैक्स रिटर्न भर दी मजे मजे में, उससे आपको कितना बड़ा पंगा हो सकता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी कितने चक्कर काटने पड़ सकते हैं प्रूफ करने के लिए, और मेरे मजे आ गए। और मतलब मिठाई, ऐसे मजे लूंगा मैं तुमसे। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट amc.gov.in पे अपलोड करते हैं, अगर मैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, पैन नंबर है मेरे पास, मैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ, तो इनकम टैक्स वेबसाइट या amc.gov.in कैसे मान ले कि जिसने इनकम टैक्स भरी है, जिसने फॉर्म भरा है, वो वैलिड इंसान है, वो एक्चुअली XYZ है, वो एक्चुअली आप ही हो, ऋषभ गौर नहीं है। पिन, ओटीपी, पासवर्ड, इन्हीं सबसे क्या बनता है? डिजिटल सिग्नेचर बनता है। योर पिन कैन ऑल्सो बी अ डिजिटल सिग्नेचर। योर आइरिस, योर थंब इंप्रेशन, योर आधार नंबर कैन बी योर डिजिटल सिग्नेचर। बात को समझना। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में बता रखा है, तो मैं आपको ब्रॉड कंसेप्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डिजिटल सिग्नेचर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक पेन ड्राइव में आप खरीद सकते हो, मतलब अप्लाई करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर फिर मिलता है। एक सॉफ्टवेयर है डिजिटल सिग्नेचर। क्या है डिजिटल सिग्नेचर? क्या है? एक 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 सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है कि जब किसी ने वो कागज लिखा, बात को सुनना ध्यान से, जब किसी ने वो कागज लिखा लिखा तो लिखने के बाद हम जैसे उसको एमसी में डालना चाहेंगे, इस वेबसाइट पे डालना चाहेंगे, तो वो हमसे पूछेगा कि भैया आप ही का कागज है। तो वो हमसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा अगर हमने उसको साइन करके भेजा है। देखो बैंक पे, बैंक ऑफ चेक देते हो, तो चेक पे क्या करते हो? साइन करते हो। हाँ भाई बैंक पैसे निकाल दो, तो बैंक क्या देखता है? साइन देखता है। साइन अगर दिए हुए साइन से मैच करते हैं तो बैंक आपको पैसा दे देता है। तो ऐसी एमसीए कैसे मान ले कि ये आपका डॉक्यूमेंट है? अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, पीडीएफ फाइल भेजो, लैपटॉप से आपने फॉर्म भरा और भेज दिया, उस पर कोई फिजिकल साइन तो कर नहीं सकते। तो आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, डिजिटल सिग्नेचर एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप उसे क्या कर देते हो? एनक्रिप्ट कर देते हो। मतलब सपोज मैंने ये पीडीएफ फाइल लिखी, ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको mca.gov.in की वेबसाइट पे अपलोड करना चाहता हूं।
तो उन्हें कैसे विश्वास हो कि मैंने भेजा ये, किसी और ने नहीं भेजा? तो मैं इस पीडीएफ फाइल को क्या कर दूंगा, एनक्रिप्ट कर दूंगा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। एक सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। तो जैसे ही मैं उस सॉफ्टवेयर, इस पीडीएफ को सॉफ्टवेयर के अंदर नहलाऊंगा, मतलब समझो, तो इसके ऊपर इसके ऊपर एक क्रिप्टोग्राफी चढ़ जाएगी, इसके ऊपर कुछ कोड्स चढ़ जाएंगे, और वो कोड mca.gov.in वेबसाइट के पास पहुंच जाएंगे विद द फाइल। अगर अगर उनको वो पीडीएफ फाइल पढ़नी है तो वो उनके पास जो सेट प्रोसीजर है, बिकॉज अगर मैंने अपनी इनकम टैक्स की फाइल, अगर मैंने अपनी इनकम टैक्स क्या कर रखा होगा, जमा कर रखा होगा, इनकम टैक्स के साथ पैन नंबर मैंने ले रखा होगा, तो उनके पास मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि ऋषभ गौर का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, आधार से लिंक है तो उसका आधार नंबर क्या है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। तो जब मैं इनकम टैक्स वालों को ये पीडीएफ भेजूंगा, तो इनकम टैक्स वाले अब मेरी वाली पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ऋषभ गौर ने भेजी है, इसको अप्रूव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उस पीडीएफ फाइल में ऑप्शन आएगा कि क्या आप ये पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हाँ। तो ऋषभ गौर के फादर के शुरुआत के 3 अक्षर टाइप करो, ऋषभ गौर का जो नाम है उसके शुरुआत के 3 अक्षर टाइप करो, ऋषभ गौर का बर्थ का जो मंथ है और जो डेट है वो टाइप करो, इस सीक्वेंस में टाइप करो। इनकम टैक्स वाले टाइप करेंगे और इनकम टैक्स वालों को पीडीएफ खोल के मिल जाएगी। अगर 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 इनकम टैक्स वालों से वो पीडीएफ नहीं खुल रही, ठीक है, तो इसका मतलब है बीच में किसी ने छेड़खानी की है। बीच में छेड़खानी कहाँ हो सकती थी सर? आप पढ़ चुके हो, आप सबवर्सिव अटैक्स पढ़ चुके हो। तो अगर कोई चीज क्लाइंट से उठ के सर्वर के पास जा रही है, तो नेटवर्क एक ऐसी जगह है जहां पे डेटा के साथ पिगी बैकिंग हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है। पिगी बैकिंग क्या है? चैप्टर नंबर 2 में शिफ्ट हो गया है अभी, ठीक है, तो प्लीज पढ़ लेना, लॉजिकल। तो यहाँ पे डेटा के साथ छेड़खानी हुई है, इसी वजह से यहाँ पे जाके वो पासवर्ड डाल के भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो एमसीए वालों को इंश्योरिटी हो जाएगी कि सर डेटा आपने नहीं भेजा, डेटा बीच में छेड़खानी हो गया, तो फिर से आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर से आप डॉक्यूमेंट बोगे, फिर से उसको सिक्योरिटी से पासवर्ड करोगे, फिर भेजोगे। इस बार डेटा बेस वालों ने हैक नहीं किया, तो mc.gov.in वालों के पास, आपके पास जो इनकम टैक्स जाएगी, वो अपना पासवर्ड डालेंगे वैलिड है तो ठीक है, चल जाएगा। आई बात समझ या नहीं आई? लैंग्वेज वाइज पढ़ते हैं, चलो, नहीं सही समझ तो। यस दीक्षा, पक्का समझ गया आप। दीक्षा कह रही है सर, या मैं कुछ दिखाऊंगा फिर तुम्हें लगेगा वो अजीब सा। मैं दिखाई नहीं रहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा वो। आपके घर में जैसे दीक्षा परफेक्ट कह रही है कि सब बैंक स्टेटमेंट आती है मेल पे, तो जिसने बैंक स्टेटमेंट बना के आपको भेजी, इस बीच आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट पढ़ सकता था ना, बीच में बैंक की साइड से आपके मेल तक वो चिट्ठी आई है, बीच में कोई छेड़ देता तो बैंक ने वो चिट्ठी भेजी होगी तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर करके भेजा होगा कि बैंक भेज रहा है, बैंक अप्रूव। आप कैसे मान लोगे कि बैंक ने भेजा? बिकॉज वो लॉक है। उस लॉक को अनलॉक कैसे करोगे? आपके पास आपके पास पासवर्ड आते होंगे कि इस फाइल को खोलना है, तो ये अक्षर टाइप करो, फाइल खुल जाएगी। तो वो जो फाइल आई है लॉक होके एज पर डिजिटल सिग्नेचर आई है। अगर आपके पासवर्ड डालने से वो नहीं खुल रही, ठीक है, या आपने जैसे ही क्लिक किया वो खुल गई, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर था, वो किसी ने लॉक को ओपन कर दिया, कोई भी एक्सेस कर सकता है। उससे आपको ये आश्वासन हो जाएगा कि जो मेरे पास फाइल आई है ये एक्यूरेट इंटेग्रिटी वाली फाइल नहीं है, इसके साथ किसी ने इंटेग्रिटी के साथ छेड़खानी की है, किसी ने इस पीडीएफ फाइल में कुछ अपडेशन डिलीशन किया है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइल बैंक की साइड से नहीं आई। तो एस्टेब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ पर्सन कि ऋषभ गौर ने भेजी है ना वो फाइल, and preventing the denial of message. Yeah, contacts are critically required when data is exchanged in electronic form. तो counterpart known as data signature, जो कि 0-1 से बना होता है, because कंप्यूटर को दो ही भाषा समझ आती है, 0-1 इन्हीं बाइनरी डिजिट से वो बाइनरी बाइट्स बनाता है, is used as an analog signature for such e-document. Digital signature are not constant. इसी वर्ड को बताना चाह रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर है। देखो, पिन नंबर तो कांस्टेंट होता है, आप जब भी कुछ भेजोगे तो पिन नंबर तो फिक्स है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। जब भी कुछ भेजना है तो हर बार सेम पिन है। बट डेटा सिग्नेचर लाइक अ सॉफ्टवेयर, हर बार पीडीएफ पे अलग एनक्रिप्शन जाएगा, हर बार अलग एनक्रिप्शन जाएगा।
तो डिजिटल सिग्नेचर आर नॉट कांस्टेंट लाइक एनालॉग सिग्नेचर। भाई ऋषभ गौर के सिग्नेचर फिक्स है, बट डिजिटल सिग्नेचर में जो हर बार सिग्नेचर होके जा रहे हैं, सिग्नेचर का मतलब है क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ जो सिग्नेचर होके जा रहे हैं वो हर बार चेंज होंगे। दे वेरी करेंगे अक्रॉस मैसेजेस एंड कैन नॉट बी फोर्ज, उसको आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। बहुत खतरनाक से शब्द होंगे, जैसे आप ऊपर कुछ देख पा रहे हो या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने अभी हाईलाइट किया, देख पा रहे हो कुछ? ये जो मेरी पीडीएफ फाइल मैंने खोल रखी है, कहाँ खोली हुई है? इस एड्रेस पे खुली हुई है। और ये एड्रेस कैसा है सर? सम लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफ है, सम लेवल ऑफ क्रिप्टोग्राफ। आई बात समझ? परसेंटेज के साइन दिख रहे होंगे आपको, 203.pdf, तो ये क्रिप्टोग्राफ है। किसी को अगर ढूंढना है तो मैं सीधे उसको ये एड्रेस दूंगा, वो मेरे सर्च बॉक्स में ये एड्रेस टाइप करेगा, उसके पास ये पीडीएफ फाइल खुल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड तो आपको पता ही है, प्लास्टिक कार्ड को भी हम यूज कर सकते हैं बाउंड्री के अंदर घुसने के लिए। तो अगर मुझे एटीएम से पैसे निकालने हैं, कितने पैसे निकालने, इनपुट तो बाद में देना, पहले बाउंड्री में तो घुस जाओ। पहले एटीएम ये तो बोल दे हेलो ऋषभ, तो हेलो ऋषभ के लिए आपके पास एक प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए। प्लास्टिक कार्ड इंसर्ट करोगे, उसमें हेलो ऋषभ इनपुट योर पिन नंबर, तो हेलो ऋषभ मतलब कार्ड से उसने मुझे क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ तुम ही हो, पिन नंबर डालो। पिन नंबर डालूंगा तो उसने मुझे ऑथेंटिकेट कर दिया, यस ऋषभ तुम ऑथेंटिकेट हो। अब मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 50,000 कैश चाहिए। एटीएम बोलेगा सॉरी ऋषभ तुम 50,000 निकालने के लिए ऑथराइज नहीं हो, बिकॉज एटीएम से तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए निकलते हैं, ये तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ। पिन ठीक था, ऑथेंटिकेशन ठीक थी, आइडेंटिफिकेशन ठीक थी, ऑथराइजेशन ठीक नहीं था। तो प्लास्टिक कार्ड क्या है? वी मे recall that while PIN and data signature are used for authentication purpose, with plastic card are used primarily to for identification purpose. तो पिन दे रहा हूँ, डेटा सिग्नेचर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ऑथेंटिकेशन, क्या मैं ही हूँ, मैं ऋषभ गौर ही हूँ। एंड कार्ड क्या? आइडेंटिफिकेशन, कि हाँ ऋषभ गौर तुम ही हो, ऑथेंटिकेट कर दो। ये कार्ड तुम ही लाए हो ना, ये कार्ड किसी ने चोरी करके तो कार्ड मशीन में नहीं लगाया, तो ऋषभ हो तो है, तो ये तुम्हारा कार्ड ही, लेकिन तुम ही हो ना, आईडी पासवर्ड डाल दो जरा। दिस इंक्लूड फेज एप्लीकेशन ऑफ अ कार्ड, उसका कार्ड प्रिपेयर होता है, फिर आपको कार्ड इशू होता है, फिर आप उस कार्ड को यूज कर पाते हो, और जब कार्ड खराब हो जाए तो कार्ड को रिटर्न कर देते हो या कार्ड को टर्मिनेट करवा देते हो। ये प्रोसीजर होते हैं कार्ड को अप्लाई करने और कार्ड को खत्म होने तक के। अब इन्हीं सब का में ऑडिट ट्रेल करना है। बाउंड्री कंट्रोल जो आपने पढ़े, तो बाउंड्री कंट्रोल कैसे कैसे करा जा सकता है? क्रिप्टोग्राफी करके, एक्सेस कंट्रोल लगा के, पिन नंबर लगा के, डेटा सिग्नेचर लगा के, प्लास्टिक कार्ड लगा के। अब इसके ऊपर दो छोटे छोटे से ऐसे नहीं, हर जगह ये छोटे छोटे पॉइंट डाल दिए। अकाउंटिंग कंट्रोल क्या है बताओ? अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? ये रिकॉर्ड रखना कि उसने कितने बजे एक्सेस करने की कोशिश की थी, उसका लॉग मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। एंड ऑपरेटिंग मतलब उसने ओपन करके क्या किया, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो दिस इंक्लूड्स रिसोर्स यूसेज फ्रॉम लॉग ऑन टू लॉग आउट, जब से लॉग इन किया लॉग आउट किया, उस बीच क्या किया उसने। एंड लॉग ऑफ रिसोर्सेज कंजम्पशन, कितना रिसोर्स यूज किया, कंज्यूम किया, क्या क्या देखा। एंड अकाउंटिंग ऑडिट टीम ट्रेल मतलब all material application oriented event occurring within the boundary system should be recorded, that they may include the data related to identify of would be user system कि कौन सा बंदा घुसा था, authentication process उसने ये दिया, resources request provided denied, terminal identification कब start हुआ कब finish हुआ, number of sign on attempt action, ये सब आप रिकॉर्ड मेंटेन करो तो वो अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग मतलब जिम्मेदार है, ऑपरेशन मतलब उसने क्या क्या किया। इसको अगर आप ट्रेल कर पा रहे हो तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल कहलाता है। आई बात समझ? ओके, हाँ हाँ हाँ, पक्का। क्या बाउंड्री कंट्रोल क्लियर है? तो फिर हम इनपुट कंट्रोल पढ़ेंगे बेटा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप। तो एक्चुअली में कोई धांसू सी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया आता है ना बच्चों को डर लगता है अमेंडमेंट। हाँ, इनपुट कंट्रोल पढ़े? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना है, दोबारा प्लीज पूछ लो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
आज में आगे जमाना है पीछे। चलो गुड। कुछ ही बच्चों का रिप्लाई आया वैसे भी। दीक्षा, पात, आशीष, सुमित, मुस्कान, बाकी सबका है। इनपुट कंट्रोल। व्हाट इज इनपुट कंट्रोल? इनपुट कंट्रोल मतलब अब हम बाउंड्री में घुस चुके हैं, अब हम अंदर घुस चुके हैं सर्वर के, अब हम कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं। तो इनपुट कंट्रोल क्या करेगा? सर इनपुट करते समय रिस्क हो सकता है ना, आप आधा अधूरा इनपुट कर दो या गलत इनपुट कर दो, तो इनपुट को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इनपुट कंट्रोल का काम क्या है? एंश्योर करना। क्या एंश्योर करना? कि जो डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया है, डाला है, वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। बिकॉज गलत इनपुट डालोगे तो गलत आउटपुट निकलेगा, गलत स्टोरेज होगा। तो एक्यूरेट डेटा इनपुट करना एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, डेटा खाली मत छोड़ना, कंप्लीट फिल करना है आपको। एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट इनटू एप्लीकेशन सिस्टम। और अगर आपने इनपुट गलत दिया तो मशीन आपको इंस्ट्रक्शंस देगी कि भैया आपने ये चीज खाली छोड़ दी, प्लीज भरो। आपने पिन नंबर खाली छोड़ दिया, भरो। आपने रोल नंबर का बॉक्स खाली छोड़ दिया, भरो। आपने फादर नेम के आगे फादर नेम नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, भरो। तो आपको ये सब भरना पड़ेगा, इसके इंस्ट्रक्शंस देगा आप। इस बेसिस का कंट्रोल बनाया आपने। अब केयरफुल कंट्रोल्स मस्ट बी एक्सरसाइज ओवर दिस इंस्ट्रूमेंट बिकॉज फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं। फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? किसी टाइम में आई से ये भी एक कॉन्सेप्ट का थियरी रखता था, बट अभी कॉन्सेप्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट कंट्रोल कोर्स से हट गया। मतलब पहले फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है इसको समझाता था, अब नहीं समझाता। तो अभी के लिए जान के चल लो कि फिजिकल सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? वाउचर्स होते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी एंट्री कर रहे हो, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश पेड टू राम फॉर टी एक्सपेंसेस, ठीक है, सब आपने ये एंट्री लिखी, कैसे लिखी? बिकॉज आपके पास एक वाउचर होगा, आपके पास एक बिल होगा राम के नाम से जिसमें आपने चाय के खर्चे किए होंगे। तो उस बिल के बेसिस पे आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री की, इनपुट किया। तो जिसको देख के आपने इनपुट किया उस कागज के टुकड़े को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। दैट वाज द डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हमने एंट्री की है। अगर आईजीपी अपने सर्वर के अंदर अपडेट कर रही है कि शाम हमसे कॉस्टिंग एफएम, टैक्स, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, ईएसएसएम पढ़ रहा है, तो बच्चा फॉर्म भर के गया होगा ना, फीस दे के गया होगा। तो उस रसीद के बेसिस पे हम मशीन के अंदर लिख रहे हैं राम उसने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ये सब्जेक्ट पढ़े, उसने इतनी फीस दी है। तो ये चीज तब इनपुट में आनी चाहिए जब हमारे पास प्रूफ है कि हाँ ऐसा पैसा आया था। तो वो जो वाउचर है, वो जो रसीद है, दैट्स टू बी कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इसकी थियरी पढ़ने को नहीं दी गई, पहले इसको भी वो क्लियर करते थे। नाउ अब यहाँ पे कह रहे हैं डेटा कोड कंट्रोल, यानी जब भी आप कभी कोई डेटा डालेंगे तो उस पर कंट्रोलिंग्स लगाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि आईसीए ने कंट्रोल्स ना बता के एरर रिस्क बता दिए। यानी पक्का एक अटेम्प्ट छोड़ दो या 2 अटेम्प्ट छोड़ दो मैक्सिमम, आईसीए पक्का इसकी थियरी बदलना चाहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो पढ़ा उसमें कोई चेंजेस ना आए तो इसी अटेम्प्ट में पास कर लेना, ठीक है। वरना अगले टाइम में ये समझ सुनने को मिलेगा कि आईसीए ने ये चेंज कर दिया, ये थियरी चेंज कर दी। बिकॉज ध्यान से देखना, वो यहाँ पे एरर बता रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल। यानी वो हमें रिस्क पढ़ा रहा है यहाँ पे, और हम क्या पढ़ना चाहें? कंट्रोल। रिस्क से कैसे बचा जाए। तो इनपुट देते समय क्या रिस्क हो सकता है? सर रिस्क ये हो सकता है कि हमें नंबर देने थे 8 डिजिट के। सपोज मुझे नंबर देना था 8527931436, लेकिन मेरे से गलती से टाइप हो गया 85227931 और मैंने इस डेटा को अपलोड कर दिया। 11 अक्षर का मोबाइल नंबर अपलोड कर दिया मैंने, इनपुट दे दिया। अब जब इनपुट ही कैसा है, हमने क्या पढ़ा था अभी? इनपुट कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट। इनपुट ही कैसा है? इनएक्यूरेट। बाकी सब तो पंगा होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए बताओ क्या करें? सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं कि 11 नंबर के फोन, 11 नंबर वाले फोन नंबर डिलीट को वो लेगा ही नहीं। कहता सर चेक करो फोन नंबर में कुछ गलती है। चेक, अच्छा अरे यार, चेक करने मुझे पता चल ही जाएगा कि मैंने 2 नंबर 2 बार डाल दिया और मैं उसको ठीक कर दूं। तो ये एरर है, इस एरर को कंट्रोल करेंगे पॉलिसीज लगा के, प्रोसीजर्स लगा के। ऐसी ट्रंकेशन एरर हो सकती है, मैंने नंबर डाला था 8527931436, लेकिन नंबर क्या रिकॉर्ड हुआ? नंबर रिकॉर्ड हुआ 8527933146। तो एक नंबर डेट हो गया।
सॉफ्टवेयर में एरर थी यार, इनपुट गलत गया, ओहो हो, अगेन 9 नंबर गया, पंगा। सब्स्टिट्यूट हो गया, मुझसे क्या हो गया, 8527932436, मैंने 1 की जगह 2 डाल दिया गलती से, गलत डेटा, गलत आउटपुट, गलत पंगे। तो चेक करेगा भैया, आपको वही वही पिन नंबर डालना है जो आपने स्टोर किया था, आपको वही नंबर डालना है जो पहले से हमारे पास है। अगर आप सही नंबर नहीं डालेंगे तो भाई साहब हम नहीं लेंगे आपका डेटा, चेक करेंगे। इसके लिए जनरली आपसे देखा होगा, वो पूछते हैं कि एक बार अपना, अभी खोलेगा क्या फेसबुक, क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे आ नहीं रहा। तो आपने देखा होगा कई बार वो आपसे कहीं कुछ फॉर्म में पूछते होंगे, ईमेल आईडी बताओ, ईमेल आईडी दोबारा बताओ। दोबारा दोबारा क्यों? बिकॉज ईमेल आईडी बड़ी होती है, शायद कोई अक्षर में गलती हो जाए, तो एक बार के बाद नीचे दोबारा भरोगे तो हम दोनों को चेक कर लेंगे, अच्छा आपकी ईमेल आईडी यही होगी, वरना इंसान 2 बार एक जैसा लिख रहा है, मतलब उसे रटा हुआ होगा। अगर ऊपर वाली, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो आपसे बोलेगा सर एक बार तो यहाँ भरो पासवर्ड, और फिर बोलेगा सर री एंटर योर पासवर्ड, बिकॉज अगर 2 बार भर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सही भरा होगा। अगर यहाँ कुछ भरने में गलती रह गई होगी तो यहाँ पे उसको चेक कर लेंगे, अगर वो ये और ये मैच नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो गड़बड़ है। तो ये और ये मैच कर रहे मतलब उसको याद है पासवर्ड, मतलब ठीक पासवर्ड उसने दिया होगा। तो ये तरीका हो गया किस चीज का, सब्स्टिट्यूशन को चेक करने का। तो अगर सपोज मैंने ऊपर नंबर लिखा 8527931436, नीचे लिखा 8527931426, कहेगा सर सॉरी नंबर सेम नहीं है, चेक करो। तो सब्स्टिट्यूट होने की वजह से रिस्क हो जाता, लेकिन 2 बार मांग लिया जिसकी वजह से रिस्क को यहीं पकड़ लिया गया और गलत डेटा गया ही नहीं। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन एरर, यहाँ भी हमें एरर ही पढ़ाया जा रहा है। ट्रांसपोजिशन एरर पता है आपको, जब हम 2 नंबरों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इट इज अ सिंपल एरर ऑफ डेटा एंट्री दैट अकर्स व्हेन 2 डिजिट that are either individual or part of larger sequence of number are reversed, transpose कर देते हैं when posting a transaction. For example, a sales order of a customer 987654 that is transposed as 9897654 will be posted to the wrong customer account, और उसकी वजह से आप पूरा का पूरा इन्वेंट्री कोड इन्वेंट सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इशू है इनपुट के दौरान। कैसे कंट्रोल करेंगे, वो आईसीए ने पढ़ने को नहीं दिया, वो हमने समझ लिया, लेकिन आईसीए ने में रिस्क पढ़ने को दे दिया कि रिस्क क्या हो सकते हैं इनपुट करते समय। ठीक है, अब बैच कंट्रोल पढ़ने को दिया। अब बैच में रिस्क नहीं है, बैच में कंट्रोल ही है कि इनपुट देते समय हम बैच कंट्रोल्स बनाते हैं। बैच कंट्रोल्स बनाते हैं मतलब प्लीज फील करना, बैच मतलब आपने एनईएफटी याद है आपको, एनईएफटी, एनईएफटी, तो एनईएफटी में क्या होता है सर, एनईएफटी में क्या होता है सर? 2 टर्म पढ़ी थी, एक पढ़ी थी आरटीजीएस और एक पढ़ी थी एनईएफटी। हमने भी पढ़ा था कि आरटीजीएस मिनिमम कितने रुपए की होती है, 2 लाख की होती है, रियल टाइम कॉस्ट ट्रांसफर। एनईएफटी तभी की तभी नहीं होती, कुछ टाइम बाद होती है। मतलब सर ये बैंक है, बैंक के पास एक कर्मचारी ए यहाँ बैठा है, बैंक के पास दूसरा कर्मचारी भी यहाँ बैठा है, छोटा सा बैंक है। इस बैंक में सिर्फ 2 ही कंप्यूटर है, सिर्फ 2 ही कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर पे तो बैठ के एक इंसान कैश देता है, हाँ जी कितना कैश चाहिए, इतना कैश चाहिए, ओके कैश। और दूसरे वाले कंप्यूटर पे एक इंसान पासबुक छाप रहा है। अब एक बंदा उस बैंक शाखा के अंदर जाता है, क्या बोलता है, साहब साहब मैं गांव में रहता हूं, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बच्ची शहर में रहती है, उसको आज ऋषभ गौर सर ने कहा है कि फीस दे दो, और ऋषभ गौर सर ने कहा है कि फीस अगर आज नहीं दी तो क्लास में नहीं घुसने देंगे। मेरा बच्चा बहुत सहमा हुआ है भाई साहब, फीस पहुंचानी है मुझे अभी के अभी, वरना ऋषभ गौर घुसने नहीं देगा। अपने आप को एक क्रूर बना रहा हूं मैं, चलो ठीक है, हाँ फीस लेके आना, मिठाई का डब्बा लेके आना जिस दिन पास हो इंटर। तो आखिर ठीक है, क्या करें फिर? सर एनईएफटी कर दो, मैंने सुना है मोदी जी कहते हैं कि पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। हाँ सही सुना है, कितने रुपए ट्रांसफर करने? सर ऋषभ गौर की फीस 5,000 रुपए बचती थी, 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, ये लो 5,000 रुपए मेरे बच्चे के अकाउंट में पहुंच जाए। अंकल यूपीआई कर लो ना, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। अरे भैया हमें कहाँ आता है गूगल पे करना, बच्चा गूगल पे करना सीखे, एनईएफटी करना सीखे, आरटीजीएस करना सीखे, इसलिए तो बच्चे को सीए करवा रहे हैं।
ठीक है, ताकि वो ईएसएसएम में जाके सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेके आए। ओ ताऊ होशियार हो, हाँ अच्छा ट्रांसफर तो करो पैसे, कितने 5 है, ताऊ 1 घंटे बाद होंगे। बैंक ने क्यों बोला कि 1 घंटे बाद होंगे? जस्ट बिकॉज बैंक के दोनों लैपटॉप, दोनों के दोनों डेस्कटॉप तो बिजी हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक 1 घंटे का बैच बनाता है कि 1 घंटे तक हम पासबुक की एंट्री, हाँ भाई पासबुक की एंट्री, हाँ भाई पासबुक की एंट्री, हाँ भाई पासबुक की एंट्री, अब फिर लगा देंगे रुक। अब पासबुक की एंट्री आधा घंटे बाद होगी। अब आधा घंटे के लिए ये लैपटॉप खाली हो गया, ठीक है। इस 1 घंटे में ऐसे अंकल एक आए होंगे, अंकल दूसरे आए होंगे, अंकल तीसरे आए होंगे, तो उन सब अंकलों के जितने भी हमारे पास 1 घंटे में फॉर्म आए होंगे, मेरी आरटीजीएस कर दो, मेरी एनईएफटी कर दो, मेरी एनईएफटी कर दो, मेरी एनईएफटी कर दो, मेरी एनईएफटी कर दो, 5 फॉर्म आ गए। किसने 5,000 का बोला, किसने 2,000 का, किसने 10,000 का, किसी ने 50,000 का, किसी ने 80,000 का, सबने अपने अपने अमाउंट के हिसाब से हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब जब मैं इन 5 की एंट्री एक साथ करूंगा कंप्यूटर के अंदर, तो बैच कंट्रोल लगना चाहिए, बिकॉज मैं बैच की एंट्री कर रहा हूं ना। आरटीजीएस में क्या था, आप आए सर मेरी 2 लाख की अभी करते हैं सर, तभी के तभी करी, आपकी इंफॉर्मेशन कहीं चली गई रियल टाइम में। लेकिन यहाँ तो 5 लोगों का डेटा एक साथ कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाएगा, इसकी आरटी, इसकी एनईएफटी, इसकी एनईएफटी, इसकी तुपे की एनईएफटी, इसकी तुपे की एनईएफटी। जब आप एक साथ कई लोगों का डेटा अपडेट, कई लोगों का डेटा इनपुट करते हो एक साथ, तो आप बैच में जा रहा है डेटा, एक साथ जा रहा है कईयों का, तो बैच पे लगेगा बैच कंट्रोल। अब बैच कंट्रोल कैसे लग सकता है, प्लीज पकड़ेंगे। गलती क्या हो सकती है सर, आपने चेक किया 5, 2, 27 नहीं 17, 67 और 80, 147। प्लीज मुझे बताना क्या टोटलिंग ठीक है? ये 5,000 की एनईएफटी थी, ये 2,000 की, ये 10,000 की, ये 50,000 की, ये 80,000 की, क्या 147,000 की एनईएफटी हो रही है टोटलिटी में? बोलो हाँ। प्लीज मेरी कैलकुलेशन मेरी बेकार है, प्लीज मुझे बता दो। 5 तो 10, 17, 17, 50, 67 और 147 है ना, सही है ना ये 147? लेकिन बैंक ने जो, जब हमने कंप्यूटर के अंदर एंट्री की, तो हमें पता चला कि हमने 146,000 की आरटीजीएस एनईएफटी की है, या गैप आ रहा है 1,000 का। ऐसा हो सकता है कि हमने एंट्री कितनी की हो, 4 लोगों की, लेकिन एक्चुअली में तो 1, 2, 3, 4, 5 लोग हमें अपना एनईएफटी का काम देने के लिए गए थे, तो 5 लोगों की ही एंट्री होनी चाहिए, 147,000 की ही एंट्री होनी चाहिए कंट्रोल, कि गलत अमाउंट की या गलत लोगों की एंट्री ना हो जाए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या लगाया, बैच कंट्रोल लगाया। तो बैच कंट्रोल में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइनेंशियल टोटल कर लेंगे, यानी ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर लेंगे ईच फील्ड में। जैसे ईच फील्ड मतलब इसका 5 जाना था, 2 जाना था, 10 जाना था, 50, टोटलिटी में 147 जाना था। और यहाँ भी हमने ऐसे लिखा होगा कि सर ए का जाना है 5, बी का जाना है 2, सी का जाना था 10, डी का जाना था 50 और ई का जाना था 80। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो 147 ही आना चाहिए, जो यहाँ पे टोटल आ रहा है। हमने जब दोनों जगह को चेक कर लिया तो हम कह देंगे बैच कंप्लीट है, 147 जाने थे, 147 आ गए। हैश टोटल कर सकते हैं। हैश टोटल मतलब क्या होता है, प्लीज पढ़ना। ग्रैंड टोटल्स कैलकुलेटेड फॉर एनी कोड ऑन अ डॉक्यूमेंट इन द बैच। एग्जाम्पल, द सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल सीरीज नंबर कैन बी टोटल्ड। तो हम चेक कर सकते हैं 5 फॉर्म जाने थे, 5 फॉर्म जाने थे। जो लास्ट फॉर्म हमने इससे पहले कभी जमा किया था वो 31 था, 31 में 5 फॉर्म और जाएंगे, तो बताओ फॉर्म क्या हो जाएगा? तो 32 चला गया होगा, ठीक है, 33, 34, 35, 36। तो सर अब जो दिखना चाहिए ना वो 37 दिखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 जा चुके हैं। लेकिन नहीं, ये तो फॉर्म नंबर 36 दिखा रहा है, मतलब सर आपने 2 लोगों की पेमेंट एक जगह कर दी, एक ही वाउचर में आपने 2 लोगों की पेमेंट कर दी, तो आपने टोटल वाउचर काउंट कर लिए कि कितने वाउचर हुए हैं। तब 5 लोगों की पेमेंट हो तो 31 + 5 37 में वाउचर आप डालोगे ना, लेकिन सिस्टम में क्या दिखा रहा है कि आप 36 में डालोगे। हैश टोटल मतलब सर एक इंसान का आपने वाउचर डाला नहीं है, तो आपको समझ आ गया, आपको बैच में इनपुट डालते समय आइडिया मिल गया कि आपसे क्या गलती हुई है। आई बात समझ? एंड लास्ट आप डॉक्यूमेंट काउंट कर लो। सर कितनी एंट्री करनी है?
सर डॉक्यूमेंट है 1 2 3 4 5 एंट्री करनी है सर, ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट कंट्रोल कर लिए, यानी ग्रैंड टोटल्स फॉर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन रिकॉर्ड इन अ बैच। 5 एंट्री की है ना, 5 है डॉक्यूमेंट, 1 2 3 हाँ 5 एंट्री की ना, हाँ सर 5 है, ठीक है बैच, ठीक है, बैच ढंग से अपडेट किया है, तो ये हो गया आपके बैच कंट्रोल्स, ठीक है। बैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर, 1 घंटे तक हमने ग्रुपिंग की, जितने बिल आ रहे हैं आने दो, फिर एक साथ उन बिल को चढ़ाएंगे, तो ग्रुपिंग टुगेदर ट्रांजैक्शंस दैट बियर सम टाइप ऑफ रिलेशन टू ईच अदर, 1 घंटे का। वेरियस कंट्रोल्स कैन बी एक्सरसाइज ओवर द बैच टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एरर और इरेगुलरिटीज। हमें आपको सिर्फ 3 टाइप के कंट्रोल पढ़ने को दिए हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, कितना पैसा जमा करना, 147 हुआ ना, हाँ ओके, कितने कितने डॉक्यूमेंट थे 5, तो चेक कर ले, हैश टोटल में 5 डॉक्यूमेंट ही आने चाहिए, 37 दिखना चाहिए, हाँ ठीक है ओके, तो बैच फिक्ट है, यानी जितना हमें काम करना था हमने सब बैच का बैच भर दिया। भाई बात समझ, क्या बैच कंट्रोल कंप्लीट है, समझ आ गया, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का 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 पक्का, सो दैट हम पढ़ पाएंगे वैलिडेशन कंट्रोल। आपने इन डेटा का इनपुट दिया, अब डेटा का इनपुट एक साथ दोगे तो बैच कंट्रोल लग जाएगा। अब डेटा जा चुका है, अब डेटा जैसे अब आपने इनपुट कर दिया, तो अब हम ये चेक करेंगे जो डेटा आपने इनपुट किया है वो वैलिड डेटा है ना, तो वैलिड डेटा कैसे चेक करेंगे, या बहुत लेट अप्लाई करते हो तुम लोग, थोड़ा एक्टिव रहा करो, कॉन्सेप्ट खत्म हुई अपनी साइड से बोल लो हाँ से समझ आ रहा है, चाहे मैं पूछूं चाहे ना पूछूं, हाँ सही ये कॉन्सेप्ट आ गया क्लियर, थोड़ा सा फास्ट, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं कुछ बोलता हूँ आपके पास 10 सेकंड बाद जाता है, फिर आप कुछ टाइप करते हो, फिर वो 10 सेकंड बाद, तो इस बीच ना 30 सेकंड ऐसा लगता है कि बच्चा उस पर है भी या नहीं। चलो गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या है, जब मैं आपको हायरार्की ऑफ डेटाबेस बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था, रिकॉल करेंगे, आपको याद भी है कि नहीं याद है, मैंने कैसी टैबुलर सी कोई टेबल, एक टैबुलर फॉर्मेट में कुछ रिकॉर्डिंग करना सिखाया था। सपोज ये आईजीपी का डेटाबेस है, तो आईजीपी के डेटाबेस में कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो आईजीपी क्या करेगा, सीरियल नंबर 1 नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोचिंग, ठीक है, तो कोई आया ऋषभ, फादर नेम एक्स, मदर्स नेम वाई, मोबाइल नंबर 8527931436, कोचिंग ये फाउंडेशन, पॉइंट नंबर 2। फिर आए हर्ष गुप्ता सर, फादर्स नेम पी, मदर्स नेम क्यू, उन्होंने अपना नंबर डाला, उन्होंने बोला मैं सी एंड आई कोचिंग लेने आया हूँ, नहीं ये तो फाउंडेशन की फाइल है ना, नहीं ये सिर्फ आईजीपी की फाइल है, ओके ठीक है, तो फिर इंटर भी चलेगा। पॉइंट नंबर 3, फिर विजेंद्र सर आए, कहते मेरे फादर हैं एम, मदर है एन, नंबर, मुझे सी फाइनल कोचिंग लेनी है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया, तो जो ये नेम है, बताओ ये नेम क्या है, सर नेम एक फील्ड है, नेम क्या है, नेम एक फील्ड है, फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर में नाम भरने हैं। फादर्स नेम एक फील्ड है जहां पे हमें फादर्स का नेम भरना है, मोबाइल नंबर एक फील्ड है जहां पे हमें मोबाइल नंबर डालना है, इवन यहाँ पे नंबर अल्फाबेटिकली नहीं होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा, ये भी एक फील्ड है जहां पे भरना है कि हम किसकी कोचिंग ले रहे हैं, फाउंडेशन की, इंटर की, फाइनल की। तो सर जहां पे हमने नाम भरा, जहां पे हमने मोबाइल नंबर भरा, जहां पे हमने कोर्स भरा, फादर्स नेम भरा, मदर्स नेम भरा, ठीक है, इसे बोलते हैं फील्ड, याद है ऐसा कुछ, तो हम फील्ड को चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर के आगे क्या मोबाइल नंबर लिखा, क्या फादर्स नेम के आगे इसने फादर्स नेम लिखा, क्या मदर्स नेम के आगे इसने मदर्स नेम लिखा, क्या कोई फील्ड खाली तो नहीं छूट गया, अगर खाली छूट गया तो सर प्लीज फिल करो ना वो फील्ड, फिल नहीं करोगे तो इनपुट नहीं लेंगे सर, एक्यूरेट डेटा नहीं है ना, इनकम्प्लीट डेटा हो जाएगा, फिल कर दो सर वो डॉक्यूमेंट। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड प्रोसीजर दैट एग्जामिन करेगा द कैरेक्टर्स ऑफ डेटा इन द फील्ड। तो जैसे लिमिट चेक करेगा, जैसे अगर मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट के ऊपर वो डेटा लेगा नहीं, प्री डिफाइंड लिमिट है। पिक्चर चेक में चेक करेगा, कुछ होता है ना कि फॉर्म को, इस फॉर्म में फोटो डालो, फोटो यहाँ पे दिखेगी,
फोटो डालो, फोटो नीचे 235 KB से लेके 480 KB तक, तो पहले फोटो कंप्रेस करते हो, फिर फोटो को अपलोड करते हो, तो चेक करेगा फिर पिक्चर डाली कि नहीं डाली, वैलिड चेक कोड्स करेगा कि जो आपने कोड डाले हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। कोड अगर 4 अक्षर का है, जैसे आप डालते हो ना CRONRO 0 0 समथिंग समथिंग समथिंग, तो चेक करेगा कि इसमें 3 अक्षर अल्फाबेट होने चाहिए थे, 3 फिर बाकी शब्द न्यूमेरिकल होने चाहिए थे, वो कोड ठीक है नहीं ठीक है, ये सब फील्ड चेक हो गया। तो ये ऋषभ, तो ये नेम फील्ड है। अब जब मैं फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3 फील्ड 4 फील्ड 5 को देखता हूँ तो एक रो बन जाती है। इसे टोटलिटी में क्या कहते हैं सर? इसे बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसका? ऋषभ का रिकॉर्ड, हर्ष का रिकॉर्ड, विजेंद्र का रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों के रिकॉर्ड मेंटेन किए, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि फील्ड तो भर दिया, क्या रिकॉर्ड पूरा ढंग से भरा है कि नहीं भरा है। दिस इंक्लूड्स दैट द रीजनेबलनेस चेक whether the value specified in the field is reasonable for the particular field, valid sign to determine which sign is valid in numerical field, sequence to follow a sequence to लॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड मेंटेन किया गया ना, तो हाँ सर ठीक है। अगला बैच चेक, अगर डेटा एक साथ अपलोड किया जाएगा तो क्या करेंगे, बैच में चेक करेंगे कि ये 6 से 7 वाले बैच के बच्चे हैं, ये 7 से 8 वाले बैच के बच्चे हैं, उस 1 घंटे में इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। एंड लास्ट इज फाइल चेक। तो हमने पढ़ा था जब इस सारा का सारा रिकॉर्ड, कई सारे लोगों का रिकॉर्ड बन जाता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे एक फाइल, ठीक है, CA कोचिंग फाइल। इससे अगली फाइल कौन सी हो सकती है, CS कोचिंग की, उससे अगली कौन सी BCom की, उससे अगली कौन सी CMA की। तो अलग अलग, अब हम इसमें ये भी कर सकते थे कि CA में CA फाउंडेशन की फाइल है, तो फिर हर्ष सर का नाम, विजेंद्र सर का नाम यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ फाउंडेशन वाले, फाउंडेशन वाले। तो कई सारे रिकॉर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, फाइल, एंड कई सारी फाइल्स मिलके क्या बनाती हैं सर, डेटाबेस। याद है ना आपको, कई सारे करेक्टर, RISHABH, ये क्या है, तो ये नेम है, तो एक फील्ड में भरा जाता है करेक्टर, नेम फील्ड, फादर फील्ड, मदर फील्ड, मोबाइल नंबर फील्ड। जब कई सारे फील्ड मिल जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ऋषभ का रिकॉर्ड, हर्ष का रिकॉर्ड, विजेंद्र का रिकॉर्ड, जब कई सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइल। ये CA की फाइल थी, फाउंडेशन की, ठीक है। इंटर की फाइल, फाइनल की फाइल, जब कई सारी फाइल मिल जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, डेटाबेस। तो हमें हर टाइप के रिकॉर्ड, हमें हर टाइप का कंट्रोल चेक करना है, हमें फील्ड चेक करना है, हमें रिकॉर्ड चेक करना है, हमें बैच चेक करना है, फाइल चेक करनी है। इससे वही पॉइंट आ गया, ऑडिटेड ट्रेल कंट्रोल। देखो सेम चीज ही होगी अंदर, नंबर ऑफ रीड एरर, नंबर ऑफ कीइंग एरर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के कमांड गलत दिए थे, तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस को चेक करेंगे कि क्या डेटा सोर्स, क्या आपने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग कि आपने कितने बजे ओरिजिन किया, कंटेंट क्या उठाया, किस टाइमिंग पे आपने ट्रांजेक्शन को एंटर किया, टाइम एंड डेट व्हेन द डेटा कैप्चर्ड। अकाउंटिंग कि आपने इतने बजे एंट्री की थी, आपने ये चीज एक्सेस करने की कोशिश की, तो अकाउंटिंग ऑपरेशन क्या क्या किया, कब किया, क्या क्या किया, कब किया, क्या क्या किया। अगर आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं तो वो ऑडिट ट्रेलिंग है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल। पढ़े? अरे बोलो हाँ, प्लीज एक बार रिप्लाई कर देंगे। इनपुट कंट्रोल तक हो गया क्लियर? जल्दी बताओ, इनपुट कंट्रोल तक हो गया तुम्हारा क्लियर? हमने 2 कंट्रोल पढ़ लिए, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल। चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल। अच्छा, अगर मैं आपको कम्युनिकेशन कंट्रोल पढ़ा रहा हूं, आप ये अब पढ़ेंगे जो, मैं इसमें थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसको पढ़ने से, जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, इसको जो बच्चे एज अ अमेंडमेंट लेक्चर के तौर पे देख रहे हैं, देखो जो बच्चे फेस टू फेस बैच पढ़ रहे हैं, लाइव बैच पढ़ रहे हैं, उनसे तो मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि बेटा जब मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया था ना, कुछ याद है, कुछ पेज नंबर 144 चेक कर लो अपनी बुक का,
हमने यहाँ पे पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में क्या इशू आ सकते हैं, तो आपने वहाँ पढ़े थे नेटवर्क में राउटिंग का इशू आ सकता है, बैंडविड्थ का इशू आ सकता है, रेजिलेंसी का इशू आ सकता है, कंटेंशन का इशू आ सकता है। तो यहाँ हमने इश्यूज पढ़े थे, यानी जब आपके मोबाइल से, जब आपके लैपटॉप से, जब आपके डेस्कटॉप से, क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जा रहा है, तो राउटिंग का इशू हो सकता है, किस रूट से जाए। बैंडविड्थ का इशू हो सकता है कि सर्वर पे कितना बैंडविड्थ चाहिए होगा, आपके मोबाइल में कितना बैंडविड्थ, डेटा कैरिंग कैपेसिटी चाहिए होगी ताकि आपका डेटा वहां से यहाँ से वहां जा सके। रेसिडेंसी का इशू आ सकता है सर, नेटवर्क में किसी भी टाइप का एरर हो सकता है, डेटा शायद कनेक्ट ही ना हो। कंटेंशन का इशू हो सकता है, अगर दो लोग एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो किसको एक्सेस मिलेगा सर, याद है कंटेंशन? नहीं, भूल गए? तो अगर आपको इश्यूज याद है ना, तो इशू को क्या करेंगे सर, इशू को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसे इशू हो ही ना, तो हम वहां पे यही कंट्रोल्स पढ़ने वाले हैं, इश्यूज कंट्रोल्स। चलो आ गए आप। कम्युनिकेशन कंट्रोल, ठीक है, नेटवर्क कंट्रोल। अब नेटवर्क कंट्रोल में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, पढ़े? तो पहला है फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल। मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब के सब सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ने नहीं है, तो हम इस पे कोई टाइम पास नहीं करेंगे कि मॉडेम क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कंसंट्रेटर क्या होता है, हमें नहीं पढ़ना, ये कोर्स का पार्ट ही नहीं है। आईसी ने बहुत सारे कंपोनेंट के नाम लिख के छोड़ दिए, मैं सिंपलिसिटी के लिए एक बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब आप अपने लैपटॉप से, ठीक है, कोई भी चीज वायर पे ट्रांसफर करते हो और वायर से दोबारा ये चीज किसी लैपटॉप, किसी मशीन, किसी सर्वर के पास जाती है, तो ये तो हो गया नेटवर्क, वायर बेस्ड और वायरलेस बेस्ड। लेकिन आपका जो लैपटॉप है, इसको कैसी भाषा समझ आती है? 1010101010 इसको भी कैसे 1010101010। लेकिन वायर पे जो डेटा जा रहा है उसको 10 समझ नहीं आता, उस पर तो डेटा एनालॉग मैनर में जा रहा है, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाना पड़ता है, यहाँ पे एक डिवाइस लगाना पड़ता है, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर को जोड़ दिया तो बना मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसको छोटा किया तो बना मॉडेम। व्हाट इज मॉडेम? अपने आप समझ आ जाएगा अब आपको। मॉडेम का मतलब है एनालॉग डेटा को, यानी जो डेटा वायर पे जा रहा है, ठीक है, उसको मॉडेम लगा के हमने 1010 में कन्वर्ट किया, और जो डेटा 1010 में था उसे अगेन मॉडेम लगा के उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया। तो ये डिवाइसेस ढंग से काम करने चाहिए, बोलो हाँ। सोचो अगर ये डिवाइसेस ढंग से काम ना करें, डेटा था, जो डेटा आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1001010, लेकिन जो डेटा इसने कन्वर्ट किया वो क्या कन्वर्ट किया, 101001000। एक जीरो कम कर दिया, 1 यहाँ आ गया, 0010, और ये वाला जीरो बात का यहाँ पे आ गया। क्या इस करेक्टर से कोई ए बनता होगा और इस करेक्टर से बी बनता होगा, तो क्या शब्द ही गलत हो गए? क्या जो डेटा जनरेट या बन रहा होगा, क्या वो कंटेंट ही कुछ और बन जाएगा? हाँ। तो हम चाहते हैं कि जब डेटा इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के पास जाए, क्लाइंट से सर्वर के पास जाए, तो जो फिजिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो डेटा को यहां से वहां ले जाने में हेल्प करते हैं, वो तबीयत से काम कर रहे हैं, वो ढंग से काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो ढंग से काम करेंगे तो एनालॉग का डेटा का एनालॉग ढंग से कन्वर्ट हो पाएगा। एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? फिजिकल जो कंपोनेंट है, फिजिकली मॉडर्न एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम क्या है, एनालॉग को डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो डिवाइस ढंग से काम करे। तो इन द कम्युनिकेशन सबसिस्टम, the physical component shall have characteristics that makes them reliable and incorporate feature and control that mitigate, खत्म कर सके क्या, the possible effect of exposure। तो मेजर फिजिकल कंपोनेंट उन्होंने को दे रखे हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन लाइंस, मॉडेम। तो अगर आपके ये सब फिजिकल कंपोनेंट ढंग से काम कर रहे हैं, वायर कहीं से कटी फटी नहीं है, मॉडेम ढंग से काम कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर ढंग से काम कर रहे हैं,
तो आपका डेटा जो यहाँ से वहां जा रहा है ठीक जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा, टेंशन फ्री रहो। नेक्स्ट इज लाइन एरर कंट्रोल। लाइन एरर कंट्रोल मतलब अब यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे हैं जो आपको समझने हैं। एक वर्ड दे रखा है आपको एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। कहते हैं जब आपका डेटा एक लैपटॉप से, एक क्लाइंट से उठ के सर्वर के पास जा रहा है, तो लाइन में एरर हो सकती है। एरर कैसी कैसी हो सकती है? एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइस। तो एटीन्यूएशन का मतलब क्या है सर? डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है सर? एंड नॉइस का मतलब लिखा है तो जो वायरलेस डेटा ट्रांसफर करेगा वो फिजिकल। हाँ बेटा वायरलेस भी वाईफाई लगता है ना, वाईफाई मॉडेम। तो हर चीज के यहाँ से वहां जाने के डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइसेस ढंग से काम करने चाहिए। तो कहीं लिखना एटीन्यूएशन क्या लिखना? एटीन्यूएशन वाला पंगा मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस, उतना ज्यादा मतलब एक एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वायर पर डेटा के लूज होने के चांसेस होंगे। तो हमें जगह जगह क्या लगाना पड़ेगा? हमें राउटर लगाने पड़ेंगे, हमें बूस्टर लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ स्लो हो रही होगी, बूस्टर लगा के, स्विच लगा के, हब लगा के हम उसकी पावर को एम्पलीफाई कर देंगे ताकि जो डेटा अपनी शक्तियां खो रहा है, अरे मैं डेटा भूल रहा हूँ, अरे मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। तो डेटा पैकेट्स जो यहाँ पे लूज होने शुरू हो गए थे, हमने एक डिवाइस लगा के डेटा पैकेट्स को अपडेट कर दिया। तो एटेन्यूएशन की दिक्कत आ रही है। डिस्टॉर्शन मतलब क्या? कई बार आप जब किसी को इधर से वहां फोन जब आप भेजते होंगे तो मैसेज लिखा आता होगा सम टेक्स्ट मिसिंग। आपने किसी को फोटो भेजी तो फोटो एक साथ तो जाती नहीं है, वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में टूट जाती है, ठीक है। अब डेटा पैकेट अलग अलग जगह से जा रहे हैं और जाके यहाँ जब हमने उसे क्लिक किया, हाँ भाई डाउनलोड हो जा, तो वो फोटो डाउनलोड होने की कोशिश करती है, फिर कहती है सम एरर, सम एरर। इस बीच वो दोबारा जाता है, जो भी डेटा पैकेट रह जाता है उसको पकड़ के लाता है। अच्छा पकड़ के कैसे ला पा रहा है? बिकॉज उसने अकाउंटिंग की है, उसने ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल पे काम किया है। कितने बजे भेजा था, वो किस 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 टावर से होके आया है, वो जाके पीछे चेक करेगा, उन टावरों के पास जाएगा, वहां से जो डेटा बचा हुआ रह जाएगा उसको उठा के लाएगा, बोलेगा हाँ अब आप पिक्चर देख सकते हैं, पूरी की पूरी पिक्चर आ गई, अब आप देख सकते हैं। तो डेटा पैकेट जब एक लैपटॉप से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जाते हैं, डेटा पैकेट्स, ठीक है, तो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक दो डेटा पैकेट पहुंचे ही नहीं बिकॉज वो किसी टावर पे अटके रह गए बिकॉज ऑफ हैवी सिग्नल्स, उन्हें यहाँ से वहां से निकलने का टाइम ही नहीं मिला और जिस वजह से आप यहाँ पे डेटा नहीं देख पाए, तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो लाइंस में डिस्टॉर्शन हो सकता है। या नॉइस, नॉइस मतलब ये मोबाइल फोन्स के मोबाइल फोन टेलीफोन के जमाने में ज्यादा होता था, टेलीफोन तो खैर आज भी है। आप किसी को फोन करते हो पीछे से आवाज आती है घर, हेलो, यार आवाज ना बहुत नॉइस आ रही है यार, मैं कॉल बैक करता हूँ। इंडिया में नॉइस का सॉल्यूशन है कॉल बैक करना। अरे आवाज थी साफ नहीं आ रही यार, बहुत नॉइस आ रही है यार, मैं कॉल बैक करता हूँ इंडिया में नॉइस का मतलब है कॉल बैक करना, ठीक है। तो ये कुछ लाइन में एरर हो सकते थे, उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? डिवाइसेस लगा के, तो दैट हम उसको डिटेक्ट कर सके कि एरर कहाँ रह गया और करेक्ट कर सके। अब देखो सर, अब डाउनलोड, अब देखो सर पूरा का पूरा फोटो डाउनलोड हो रही होगी, हाँ अब डाउनलोड हो रही है, थैंक यू सर। तो हमने ऐसे डिवाइस लगा रखे हैं और इस डिटेक्शन और करेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंसी। ऐसे डिवाइसेस हैं जो रेजिलियंसी क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि उसने वहां से कोई भी बड़ी से बड़ी वीडियो फोटो कुछ भी भेजा हो हमारे पास आ जाएगी, बिकॉज एयरटेल ने, जियो ने रेजिडेंसी सॉफ्टवेयर लगा रखे। नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब सर, फ्लो कंट्रोल को समझना, देखो ये है यूट्यूब, जो कि यूज करता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मतलब बड़ा सर्वर, मेन फ्रेम मतलब जहां पे इस लेवल का बैंडविड्थ आता है, इतना सारा डेटा एक साथ आ सकता है। और आप यूज करते हो मोबाइल फोन जिसका बैंडविड्थ है ये, जिसमें सिर्फ इतना डेटा आ सकता है, और आपका तो थिन क्लाइंट है यार। अब YouTube से एक साथ इतना डेटा फ्लो हुआ और आपके मोबाइल में इतना डेटा आ रहा है, समझ रहे हो इस बात को? नहीं समझ रहे? या तुम्हें बातें समझ आती हैं मैं क्या कहता हूँ या नहीं आती?
तब मुझे लेना फुल स्क्रीन पे मुझे। अच्छा सपोज मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो कहीं से सर्च, मेरी वीडियो में को आज आपको दिखानी है एक्चुअली हब स्विच राउटर वगैरह क्या होता है, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो निकाली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है यूट्यूब, अब मैंने आज ही सीखा है वैसे, ये एसएस किया और मैंने इसको, एसएस का मतलब क्या है, डाउनलोड करने के लिए डाल दिया। अब यूट्यूब के पास ये वीडियो पड़ी हुई है, यूट्यूब कह रहे तुम्हारे लैपटॉप में इस वीडियो को डाउनलोड करना। मैंने कहा, कह रहे 360 रिजोल्यूशन का चाहिए, फाइल साइज 3.5 MB है, डाउनलोड कर लो, वॉइस के साथ हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इस वीडियो को जो यूट्यूब पे वीडियो थी उसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। कह रहे रिजोल्यूशन 360 है लेकिन आवाज नहीं आएगी, फाइल साइज 841 KB, डाउनलोड कर लो, बिकॉज वॉइस नहीं है ना उसमें। 480 रेजोल्यूशन, पिक्चर क्वालिटी सुपर ऑसम, 1.3 MB, बट उसमें क्या नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, डाउनलोड करना चाहते हो कर लो। तो जब YouTube से मैं कोई भी चीज अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यूट्यूब बोलेगा ये ले कर ले डाउनलोड, लेकिन मैं जैसे इसको डाउनलोड पे लगाऊंगा ना, टुक 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 टुक, वो 10 घंटे लेगा डाउनलोड होने में। यानी YouTube की स्पीड जो है, उनके सर्वर की स्पीड, मेन फ्रेम सर्वर की स्पीड और मेरे लैपटॉप की स्पीड में एक बहुत ज्यादा गैप है। तो अगर ऐसा गैप होगा तो ऐसा हो सकता ना, सपोज इसे कुछ ऐसा समझना, समझ आ गया आपके? तो से क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पे मुझे देख रहे हैं, अगर वो मेरे को 2 की स्पीड पे देखें, जो भी मेरी स्पीड है मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड पे देखें, क्या बेटा आपको समझ आ रहा है? हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा तो आप बोलोगे सर इतना फास्ट समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी वही है कि वहां से इतना सारा डेटा चल चुका है, लेकिन आपका तो नेटवर्क में टुंग 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 करके डाउनलोड करता है। तो इन दोनों के बीच के गैप को खत्म कैसे किया जाए, आपको भी समझ आए और मैं भी औकात में बोलूं। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, आप अगर वो ऑलरेडी एक न्यूट्रल है तो आपको उसको थोड़ा कम पे लाना है। बेटा समझ तो आ रहा होगा है ना, बहुत इजी है ये टाइम पास हरकत थी। चलो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ो क्या लिखा है। फ्लो कंट्रोल नीडेड, इसकी भी देखो डेटा यहाँ से वहां जा रहा है तो फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फ्लो कंट्रोल नीडेड बिकॉज 2 नोड्स, नोड्स मतलब एंड पॉइंट, डेस्कटॉप एंड पॉइंट है, सर्वर एंड पॉइंट है। 2 नोड्स इन अ नेटवर्क can differ in terms of their rate at which they can send, receive and process data. उसकी स्पीड फास्ट है, आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर तो पीसी है, उसका मेन फ्रेम है, में बिकम एनॉर्मस, एरर आ सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो फ्लो कंट्रोल, फ्लो अपने आप उसको रोकेगा और धीरे धीरे मेरे लैपटॉप में आएगा। तो फ्लो कंट्रोल विल बी यूज किया जाएगा देयरफॉर टू प्रिवेंट द मेन फ्रेम फ्लडिंग द माइक्रो कंप्यूटर एंड द रिजल्ट ऑफ डेटा और डेटा बीइंग लॉस्ट। आपकी कोई डेटा लॉस भी ना हो और सारा डेटा धीरे धीरे आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आ जाए। तो उसको कंट्रोल करने के जो डिवाइस लगा है उसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल डिवाइस। आई बात समझ? इसका क्या एग्जांपल लेता हूँ, स्पूल, SPOOL। ये आपका लैपटॉप है, आपने, ये आपका लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्टेड है, आपने प्रिंटर से बोला ओके प्रिंट कमांड, छकाक 100 पेज थे, आपका लैपटॉप प्रिंट कमांड देके काम कहता है हाँ भाई अब बताओ क्या करना है। तो प्रिंटर तो, आपका जो लैपटॉप है वो तो किसी और काम के लिए रेडी है, बट प्रिंटर कहता है अभी तो मैंने 1 पेज छापा है 1 of 100, अभी तो 2 पेज छापे हैं 2 of 100, तो इसको वो सारे के सारे पेज छापने में लग जाएगा अभी फॉर एग्जाम्पल 60 सेकेंड्स, लेकिन ये तो 3 सेकंड के अंदर फ्री कहता है बताओ अगला काम क्या करना है। तो इसने डेटा यहां से वहां फेंक दिया, लेकिन इसको डेटा का सारा प्रिंट आउट निकालने में 60 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर के अंदर लगा होता है स्पूल, SPOOL, जो क्या करता है, जो डेटा एक साथ आया उसको स्टोर करके रखता है। भाई वहां से तो 100 पेज आ चुके हैं तो 1 पेज छाप, अभी 99 छापने, भाई ने दूसरा छाप, भाई ने तीसरा छाप। तो इसने तो सारा डेटा एक साथ फेंक दिया। स्पूल की वजह से क्या हो रहा है
कि इसको याद है कि मैंने एक पेज छापा है, अभी दूसरा छापा है, अभी तीसरा छापना है, फिर चौथा छापना है। तो स्पूल ने क्या किया, इसका जो फ्लो था इसके फ्लो के अकॉर्डिंगली मैनेज कर दिया। वोल्टेज क्या करता है, फ्लो को मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट इज लिंक कंट्रोल। सर लिंक कंट्रोल क्या है, देखो पढ़ना ध्यान से। इन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया मतलब ना इंटरनेट, तो अगर नेटवर्क बहुत वाइड है, मैं यहाँ से बैठे बैठा कैलिफोर्निया में डेटा के सर्वर को अपलोड कर रहा हूँ, कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो नेटवर्क बहुत ही दूर है, लोकल एरिया नहीं है। वाइड का मतलब समझ लो इंटरनेट यार। देखो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, तीनों के तीनों एक ही कंपनी के अंदर उसी जगह पे क्लाइंट है, उसी जगह पे सर्वर है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क वायर के थ्रू लगा देंगे। लेकिन अगर एक 3 कंप्यूटर यहाँ है, 3 कंप्यूटर अमेरिका में है, 3 कंप्यूटर अर्जेंटीना में है, और डेटा ये कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, कहीं और स्पेन में, तो क्लाउड के थ्रू जा रहा होगा। तो डेटा यहाँ क्लाइंट और सर्वर के बीच बहुत गैप है, वाइड एरिया नेटवर्क है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं सर, लाइन एरर कंट्रोल हो सकती है, लाइन एरर, एट्यूनेशन, डिस्टॉर्शन, नॉइस हो सकता है, ठीक है। एंड फ्लो का रिस्क हो सकता है सर, वहां से डेटा बहुत ज्यादा आ रहा हो, यहाँ आपके पास स्पीड कम आ रही हो। तो अगर मैं लाइन एरर कंट्रोल को और फ्लो एरर कंट्रोल को जोड़ दूं तो उसे हम बोलते हैं लिंक कंट्रोल। तो एक लैपटॉप से कोई भी डेटा अगर सर्वर पे जा रहा है तो हम कहेंगे लिंक बहुत ही औसम है, अगर उनके बीच लाइन एरर कंट्रोल्ड है, अगर उनके बीच फ्लो का जो एरर है वो कंट्रोल्ड है, तो बोलेंगे लिंक भी कंट्रोल्ड है। लिंक कंट्रोल्स कुछ भी नहीं है, लाइन एरर कंट्रोल जो यहाँ पड़ा, फ्लो कंट्रोल जो यहाँ पड़ा, उन दोनों का मिक्सचर कर दो लिंक कंट्रोल। किन दोनों के बीच जो लिंक है वो कंट्रोल्ड है, डेटा यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ आएगा, इसके अलावा कोई और डेटा को नहीं दिख पाएगा।